सेशन को शुरू करते हैं। कल अपन ने कहां तक चर्चा कर ली थी आपसे? भारत के अक्षांश विस्तार को लेकर थोड़ा थोड़ा चर्चा की थी आपने। वापस उसको एक बार रिवाइज कर देता हूं, जो भाई बहन पहली बार जुड़ रहे हैं उनके लिए भी थोड़ा फायदेमंद रहेगा। देखिएगा, इसमें सबसे पहली जो चीज थी वो ये थी कि हमने भारत का जो अक्षांश विस्तार पढ़ना शुरू किया था वो कितने से शुरू किया था? 8 डिग्री 04 मिनट से। कौन सा अक्षांश था भाई? उत्तरी अक्षांश। कितने तक जा रहा था ये? 37 डिग्री 06 मिनट। कौन से अक्षांश तक है? उत्तरी अक्षांश तक। कुल विस्तार कितना था? 29 डिग्री 02 मिनट। कितना था? 29 डिग्री 02 मिनट कुल विस्तार था क्या? फिर हमने देखा संपूर्ण भारत का एक बिंदु था अंडमान एंड निकोबार का। कितने पर था वो सर? 6 डिग्री 45 मिनट पे। यहां से क्या संपूर्ण भारत का विस्तार शुरू हो गया था क्या? कहां तक जा रहा था? 37 डिग्री 06 मिनट तक जा रहा था क्या? जा रहा था। कुल विस्तार यहां से यहां तक का कितना था? 30 डिग्री 21 मिनट। इसका मतलब ये तो है कि याद तो होता है, आप करते ही नहीं, करते ही नहीं। धीरे धीरे याद हो रहा है ना? आराम से याद हो जाएगी, टेंशन मत लो। ठीक है, अब यहां से देखो ये चीजें हमने चर्चा कर ली थी। फिर हमने देखा था भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी थी? 3214 किलोमीटर। फिर आपने देखा था भारत भूमध्य रेखा के कितने किलोमीटर उत्तर में था? 876 किलोमीटर। अंतिम पॉइंट हमने देखा था कि भूमध्य रेखा से भारत के उत्तरी बिंदु की दूरी कितनी थी? 4090 किलोमीटर। क्योंकि 3214 तो ये था और 876 ये था। दोनों को क्या किया था? ऐड किया था, मतलब जोड़ा था, और जोड़ने पर ये अंतर हमारे समकक्ष आ गया था। ठीक है, बताइए यहां तक की बात समझ में आ जाएगी? अब सुनना, अब मैं आपको एक खाली जगह लेके चलता हूं, ध्यान देना। आपने ये तो बहुत बार देखा होगा, ये पृथ्वी का क्या है? काल्पनिक स्वरूप है। अब इसमें आपने एक रेखा तो अच्छे तरीके से देख रखी है। इस रेखा का नाम क्या है? भूमध्य रेखा। क्या नाम है भाई? भूमध्य रेखा। अब इस ग्लोब पर कुछ विशिष्ट अक्षांश रेखाएं हैं जिनके नाम आपके समकक्ष आते हैं। आप यहां से जब ऊपर की तरफ जाओगे तो 23.5 डिग्री पे जब जाओगे तो यहां से एक रेखा आती है उत्तर में, जिसका नाम क्या है? कर्क रेखा। कर्क रेखा, इसे कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, या इसे कैंसर लाइन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैंसर लाइन। भारत के संबंध में, राजस्थान के संबंध में ज्यादा कहता है। फिर यहां से आप जाओगे 66.5 डिग्री उत्तर में, इसे क्या कहा जाएगा भाई? आर्कटिक रेखा। क्या कहा जाएगा? आर्कटिक रेखा, या मैं इसे आर्कटिक वृत्त भी बोल सकता हूं। ध्यान रखना, आर्कटिक वृत्त भी बोल सकता हूं। ठीक है, क्योंकि वृत्त इसलिए क्योंकि इन अक्षांशों के क्या बनते हैं? वृत्त बनते हैं, सर्किल बनते हैं। ध्यान रखना, यहां पे ये 90 डिग्री पे कौन सा ध्रुव है? उत्तरी ध्रुव। इसको नॉर्थ पोल बोल सकते हैं क्या? अब मुझे बताइए, हमारे भारत के नजदीक नॉर्थ पोल पड़ेगा, साउथ पोल पड़ेगा? नॉर्थ पोल। इसकी चर्चा कल भी की थी क्या, कि भाई ये नॉर्थ पोल जो है ये चीजों को लगातार क्या करेगा? खींचेगा, आकर्षित करेगा। इससे कोई विशेष प्रभाव पड़ा था क्या? पड़ा था। गुरुत्व बल का मान लग रहा था ज्यादा ध्रुवों की ओर। हिमालय लगातार वृद्धि कर रहा था, हिमालय लगातार वृद्धि कर रहा था। और अगर हम भी कंटिन्यूसली उत्तर की तरफ सिर करके सो सकते हैं तो मानसिक रूप से बहुत सारी बीमारियों के हम क्या हो सकते हैं? शिकार बन सकते हैं। ठीक है, साइंस वाले अच्छे तरीके से जानते होंगे, और नहीं जानते हैं तो आर्ट्स वाले बता देंगे। इधर ध्यान देना। यहां से ध्यान दो, ये 23.5 डिग्री दक्षिण के अंदर जो रेखा है इसे क्या कहते हैं? मकर रेखा। यहां पे जो 66.5 डिग्री दक्षिण में है उसे क्या कहते हैं? अंटार्कटिक रेखा। क्या कहते हैं? अंटार्कटिक रेखा। यहां पे 90 डिग्री पे जो ध्रुव है उसे क्या कहते हैं? दक्षिणी ध्रुव। क्या कहते हैं? दक्षिणी ध्रुव। अब कल आपने एक चीज देखी थी यहां से कि भारत का जो अक्षांश विस्तार था ना वो 8 डिग्री से शुरू हो रहा था और लगभग 37 डिग्री पे खत्म हो रहा था। लगभग 37 पे खत्म हो रहा था। अब इसके मध्य वाले भाग से ये जो रेखा आपको दी गई है, यहां पे ये जो रेखा दी गई है
कर्क रेखा ये इस भारत के मध्यवर्ती भाग से गुजर सकती है, गुजरना पड़ेगा, गुजरना पड़ेगा। तो अब हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? कर्क रेखा के बारे में। तो पहली चीज देखो, कर्क रेखा। अब ये कर्क रेखा की ग्लोब के ऊपर स्थिति क्या है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है क्या? इसी को आपने कैंसर लाइन बोला था क्या? पक्की बात है क्या? एक चीज और है यहां से समझने योग्य। समझने योग्य क्या है सर? कि हमारी जो पृथ्वी है ना, ये सूर्य के चारों ओर क्या लगा रही है? चक्कर लगा रही है। ये हमारी पृथ्वी की ड्यूटी नहीं है, ये प्रत्येक ग्रह की ड्यूटी है। आप ग्रह किसे कहेंगे? कि कोई भी आकाशीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर क्या लगाता हो? चक्कर लगाता हो, उसे क्या कहा जाएगा? ग्रह कहा जाएगा। इनकी संपूर्ण जानकारी हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के साथ देखेंगे जब वो पढ़ेंगे, ठीक है? उसमें हमारा एक अलग से टॉपिक रहेगा सौरमंडल ब्रह्मांड का, ठीक है? चलना, अब इन ग्रहों में एक ग्रह कौन सा है? पृथ्वी है। कौन सा है? पृथ्वी। अब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर क्या लगाता है? चक्कर लगाता है। साथ साथ अपने अक्ष पर भी क्या करता है? घूर्णन करता है। तो पृथ्वी के द्वारा कितने प्रकार की गति की जाती है? दो। एक तो परिक्रमण, मतलब किसी और के चारों ओर क्या लगाना? चक्कर लगाना। एक परिभ्रमण, अपने ही जगह घूमना। तो कितने प्रकार की गति? दो प्रकार की, परिक्रमण और परिभ्रमण। अब यहां से क्या होता है कि परिक्रमण गति के कारण और परिभ्रमण के कारण क्या क्या स्थितियां उत्पन्न होती हैं? उनमें दो मेजर स्थिति हैं। पहला तो वो कह रहा है कि परिक्रमण के कारण जो है वो सूर्य की पृथ्वी पर लगातार स्थिति बदलती है। परिक्रमण के कारण सूर्य की स्थिति पृथ्वी पर लगातार क्या है? बदलती है। जैसे अभी अपन कौन से गोलार्ध में पढ़ते हैं? उत्तरी गोलार्ध में। अभी कौन से गोलार्ध में बैठे हो? महसूस करो कौन से में हो? उत्तरी गोलार्ध में हो ना? अरे भारत में ही तो पढ़ रहे हैं ना, या कोई विदेश में जाके पढ़ रहे हैं? नहीं, अभी तो भारत में ही पढ़ रहे हैं। अब आप देखो, भारत में या जहां पे आप बैठे हो लगातार गर्मी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? बढ़ रही है ना। इसका मतलब यह है कि सूर्य हमारे नजदीक आ रहा है। सूर्य हमारे क्या है? नजदीक आ रहा है। और जो सूर्य हमारी खोपड़ी के पे बैठेगा, वो बैठेगा कब? 21 जून को। कब बैठेगा? 21 जून को। यानी 21 जून को सूर्य की सीधी किरणें कहां पर पड़ती हैं? कर्क रेखा पर। फिर आप देखो, हमारे यहां पर सर्दी की ऋतु आती है क्या? दिसंबर जनवरी में आती है क्या? बिल्कुल आती है। दिसंबर जनवरी में जब सर्दी की ऋतु आती है तो उस समय डेट होती है कौन सी? 22 दिसंबर। कौन सी होती है? 22 दिसंबर। तो 22 दिसंबर को सूर्य कहां चला जाता है? मकर रेखा पर। फिर अब जब इधर से कर्क रेखा पे जा रहा है, मकर पे जा रहा है, तो क्या बीच में से एक रेखा को क्रॉस करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? रेखा कौन सी है? भूमध्य रेखा। अब भूमध्य रेखा इसको जो है 2 बार क्रॉस करवाती है यहां से। कितनी बार? 2 बार। क्योंकि एक बार तो जब यहां से 22 दिसंबर को जाएगा वहां पे, फिर वापस आएगा यहां पे, तो 1 साल के टाइम पीरियड में भूमध्य रेखा से सूर्य कितनी बार क्रॉस हो जाता है? 2 बार। कितनी बार? 2 बार। बात क्लियर है? छोटी छोटी 2 बातें समझ में आ जाएंगी। अब यहां पे कब आता है वो भी मैं आपको बता देता हूं, नहीं इसकी चिंता खाएगी फिर घर जाके। यहां पे ध्यान देना, साल में 2 बार। एक तो आता है सर 21 मार्च को। कब आता है? 21 मार्च को। और एक आता है 23 सितंबर को। कब आता है? 23 सितंबर को। यानी ये 2 डेट्स हैं जब सूर्य की स्थिति भूमध्य रेखा पर होती है। भूमध्य रेखा पर होती है। तो ये 2-3 बेसिक बातें समझ में आ जाएंगी। अब यहां पे देखो, 21 जून को जब सूर्य भूमध्य इस पे कर्क रेखा पे आएगा, तो क्या हमारे यहां पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी? अरे पड़ेंगी नहीं पड़ेंगी? अब एक तो सीधी पड़ रही हैं, मेरा कहने का मतलब है कि मेरी सिर पे ट्यूबलाइट जल रही है। अब इस ट्यूबलाइट के जस्ट मैं नीचे खड़ा हूं, तो मुझे ज्यादा लाइट मिलेगी या आपको ज्यादा मिलेगी? मुझे मिलेगी, क्योंकि इसकी जो हीट है, इसकी उष्मा जो है, वो मुझे ज्यादा प्राप्त होगी ना। आपको कम प्राप्त होगी, क्योंकि आपके यहां पर इसकी जो किरणें जाएंगी वो तिरछी जाएंगी। कैसी जाएंगी? तिरछी। अब सीधी किरणें पड़ रही हैं, इस कारण यहां पर गर्मी अनुभव होगी। गर्मी अनुभव होगी। किसकी अपेक्षा? आपकी अपेक्षा। आपकी अपेक्षा, क्योंकि आप यहां पर जो है इस रेखा पर नहीं है जिस रेखा पे मैं खड़ा हूं, आप उस रेखा पे हैं जहां पे ये लाइट नहीं है, मतलब सूर्य नहीं है। सूर्य नहीं है। ये 2 बेसिक बातें समझ में आ जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, पक्की बात है। चलना, अब यहां से प्रश्न क्या पूछता है कि हमारे ये जो कर्क रेखा आपने लिखी है, ये कर्क रेखा भारत के कौन से भाग से जाती है? कौन से भाग से जाती है? तो देखो, टेंशन में नहीं आना है, टेंशन में नहीं आना है। देखो यहां पे ये आ गया भारत।
अब मैं यहां पे एक लाइन खींच रहा हूं जो इस भारत वाले भाग को दिख रही है, इस वाली लाइन को कहा जाता है कर्क रेखा। क्या कहा जाता है प्यारे भाई? कर्क रेखा। अब मुझे बताइए, कर्क रेखा भारत के लगभग मध्यवर्ती भाग से गुजर रही है क्या? ये कॉमन बात सबको पता होती है। आपसे पूछ लिया जाता है कि कर्क रेखा भारत के किस भाग से गुजरती है, तो हम ये कह सकते हैं कि मध्य भाग से गुजरती है। कहां से गुजरती है? मध्य भाग से। मुझे एक बात और बता दीजिए लगे हाथ कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। ये भी एग्जामिनर का अस्त्र फैल। सीजीएल 2019 के अंदर एग्जामिनर ने एक ब्रह्मास्त्र निकाला और फेंका, आधे से ज्यादा अभ्यर्थी ढेर। उसने कहा कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। अब बच्चा राजी हुआ कि देख कितना बावड़ा है जो मेरे को उत्तर भी बता रहा है। उसे पता नहीं था कि आगे जाल बिछा रहा है। ठीक है, उसने कहा कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। ऐसे कितने राज्य हैं जिनकी राजधानी कर्क रेखा के उत्तर में है? ऐसे कितने राज्य हैं जिनकी राजधानी कर्क रेखा के उत्तर में है? अब सुनना, लोड नहीं लेना है। एक तो पता है, कौन सी? हमारी जयपुर। हमारी जयपुर, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे ये बांसवाड़ा डूंगरपुर होते हुए गुजर रही है। बांसवाड़ा डूंगरपुर की सीमा बनाती है और बांसवाड़ा के मध्य भाग से गुजरती है। कौन? कर्क रेखा। तो जयपुर तो लगभग यहां पे है। जयपुर तो लगभग यहां पे है, तो जयपुर वाला पोर्शन तो इससे उत्तर में हो गया। अब ध्यान देना, रटने की जरूरत नहीं है। जो 8 राज्य होंगे वो कैसे याद होंगे? अब देखो, ये जो जितने भी फंडामेंटल ट्रिक्स आपको लिखवाई जाती हैं वो वही याद रखिए जो याद रख सकता है, क्योंकि मास्टरों को याद इसलिए हो जाती है क्योंकि वो तो रोजाना पढ़ाता है। हमें इसलिए याद नहीं होती क्योंकि हम एक बार पढ़ते हैं। अब आप एक बार उसका सहारा ले सकते हैं, बार बार उसका सहारा नहीं ले सकते। बार बार उसका सहारा नहीं ले सकते। अब देखो ध्यान देना, उसके लिए 8 राज्य अगर आपको याद करने हैं तो आप क्या करोगे कि गुरु मैंने 36 झाड़ियों पर तीर मारे और उसमें से मैंने 8 राज्य निकाल दिए। कितने निकाल दिए? 8। कितने? 8। ध्यान दो, गुजरात। अब देखो, कोई दिक्कत नहीं है, शर्म की कोई बात नहीं है। ऐसे कितने भाई बहन इस क्लास के अंदर जिनको भारत के राज्यों की राजधानी और केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानी याद नहीं है? हाथ खड़े कर दो जिनको नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे कितने हैं जिनको याद है कि सर मैं सभी टोटल राज्य और राजधानी केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियां बता सकता हूं? कितने ऐसे जिनको याद हैं? जरा हाथ खड़े करना एक बार। 1 2 3 4। ऐसे कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने उसमें भी हाथ खड़ा नहीं किया और इसमें भी नहीं किया। मतलब क्या समझा जाए कि 50-50 है मामला है? भाई देखो, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में एक मानचित्र प्रोवाइड करवाऊंगा जिसके अंदर भारत के सभी राज्य, उसकी राजधानी और उनके गठन की डेट दी गई है। वो आप अपने स्तर से एक बार उसको तैयार करेंगे। तैयार कैसे करना है कि उसको ऐसी जगह चिपकाना है जहां पर आपका सबसे ज्यादा समय व्यतीत होता है। कोई खाने का शौकीन है तो रसोई में लगा सकता है, ठीक है, या फिर आप लोगों का आजकल की युवा पीढ़ी का सबसे अधिकांश जो समय जाता है ना, वो पावर पॉइंट के पास जाता है, क्योंकि इसका बराबर ध्यान रखता है वो, है कि नहीं है? इसमें डेटा है कि नहीं है, इसमें बैटरी पावर है कि नहीं है। चाहे खुद भूखा मर रहा हो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें बैटरी पावर डेटा पावर बराबर होना चाहिए, है कि नहीं है? आ जाओ। तो ध्यान दो, यहां से गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर है। जानकारी के लिए बता दूं, गांधीनगर दक्षिण में पड़ता है। गांधीनगर कहां पर पड़ता है? दक्षिण में। बात क्लियर है? लॉजिकली बताऊंगा। यहां से देखो सेकंड नंबर पे कौन आ जाएगा? राजस्थान। राजस्थान की राजधानी क्या है? ये तो आपको ही पता है,
कहां पे है ये? उत्तर में है। तो उत्तर के लिए मैं किसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं? एन को। याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखो मैंने से क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। बताइए मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है। क्या है? भोपाल। अब यहां पे ध्यान रखना है कि भोपाल कहां पर है? दक्षिण में ही है। भोपाल कहां पर है? दक्षिण में ही है। बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड पे आप यहां से सॉरी फोर्थ पे जाओगे तो कौन आ जाएगा? छत्तीसगढ़ आ जाएगा। कौन सा गढ़ आ जाएगा? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? हाँ, रायपुर है। यह भी कहां पर है? दक्षिण में है। फिर आप इसी में नेक्स्ट जाओगे, झारखंड। झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। कहां पर है? दक्षिण में है। रांची भी कहां पर है? दक्षिण में है। फिर आप इसी में जाओगे, आप नेक्स्ट आगे, तो आपको मिलेगा कौन? पश्चिमी बंगाल। कौन सा मिलेगा? पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल की राजधानी क्या है? अरे कौन है? कोलकाता है। कोलकाता भी कहां पर है? दक्षिण में है। फिर आप जाओगे नेक्स्ट, तीर से क्या हो जाएगा? त्रिपुरा। क्या हो जाएगा? त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला। क्या है भाई? अगरतला। अगरतला जो है वो पड़ता है नॉर्थ में। ठीक है, एक मिनट। कहां पे पड़ता है? नॉर्थ में। अब एक बच गया, कौन है? मारे। मारे से क्या हो जाएगा? मिजोरम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिजोरम। मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजोल है। क्या है? आइजोल है। अब आइजोल भी कहां पर है? उत्तर में है। कहां पे है? उत्तर में है। तो अब देखो लॉजिक कैसे याद करना है। अगर ये फंडामेंटल याद है ना, इससे तीन तरीके के प्रश्न तैयार हो सकते हैं। कैसे? कि अगर वो कहे कि कर्क रेखा जिन राज्यों से गुजरती है उन राज्यों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम व्यवस्थित करो, तो क्या ये पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम है क्या? बिल्कुल है। आप इसी सीक्वेंस में चलते आओगे तो पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम है। अगर वो कहे कि पूर्व से पश्चिम लगाओ, आप उधर से चलना स्टार्ट कर दो, क्या दिक्कत है? भाई जिसको गाड़ी चलाना आता है वो आगे पीछे लेफ्ट राइट कहीं भी घुमा सकता है ना। अब जिसको चलाना ही नहीं आता तो कैसे घुमाएगा? सीधी सी बात है। चलेगा। अब दूसरी चीज आप यहां पे ध्यान दो, इसमें नंबर 2 और सर आखिरी 2 राजधानियां कहां पर हैं? उत्तर में है। टोटल राजधानी उत्तर में कितनी हो गई? 3। अब दिमाग में पहले नंबर का कीड़ा खाएगा एक। वो ये कहेगा कि इनमें से ऐसी कौन सी राजधानी है जो कर्क रेखा के सबसे निकटवर्ती है? हाँ जी। भोपाल वाले तो कितने हैं पहले? रांची वाले कितने हैं? 1 2 3 4 5। ठीक है। और इसके अलावा कोई? कोई जयपुर वाला भी है क्या? नहीं ना, जयपुर सबसे दूर है। कोई रायपुर वाला भी है क्या? अगरतला आइजोल किसी के दिमाग में चल रहा हो? ध्यान रखना, अभी अगर आप देखोगे मार्केट की जितनी भी गाइड्स हैं उनको उठाकर देखोगे, या फिर कोई मार्केट का मानचित्र आप उठाकर देखोगे, उनके अंदर अधिकांशतः के अंदर क्या आपको दिखाई देगा? रांची। लेकिन मैं जानकारी के लिए बता दूं, अगर ऑथेंटिक आप जो भारतीय सर्वेक्षण विभाग का जो आप मानचित्र देखोगे, मैं ग्रुप के अंदर भी उसको डालने का प्रयास करूंगा। ठीक है, वहां से एक बार उसको डाउनलोड करके आप उसमें देखोगे तो आपको दिख जाएगा क्या? अगरतला। तो अगरतला जो है वो कर्क रेखा के सबसे निकटवर्ती राजधानियों में से एक मानी जाएगी, ध्यान रखना। फिर अगर दूर की बात करता है तो दूर कौन सी हो जाएगी? जयपुर हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? जयपुर। फिर ये एग्जामिनर यहां से प्रश्न पूछता है कि कर्क रेखा की सबसे ज्यादा लंबाई किस स्टेट में है? मध्य प्रदेश में है। सबसे कम कहां पर है? राजस्थान में है। सबसे कम कहां पर है? राजस्थान में। तो एक एक दो दो करके इनको लिखा जाए, पक्की बात है, कोई दिक्कत नहीं है, पक्का? तो लिखना कर्क रेखा, कर्क रेखा, कर्क रेखा। ये सभी नाम जो हैं आप लिख दीजिएगा एक बार। मैं बाई लैंग्वेज सारे के सारे लिखवा रहा हूं जो भी आपके फैक्ट्स बन सकते हैं एग्जाम के लिए। इसमें सबसे पहले लिखना कर्क रेखा, कर्क रेखा, कर्क रेखा। ये इसके उपनाम है, कोई सा भी दे सकता है, ध्यान रखना। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश दे सकता है, या फिर कैंसर लाइन भी दे सकता है। कैंसर लाइन भी दे सकता है। पक्का?
कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक चलेगा। पहला पॉइंट लिखिएगा जी, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसका नाम है, तो कई बार सीधा का सीधा हिंदी भाषा में लिखकर कैंसर लाइन इसको प्रस्तुत कर दिया जाता है। ठीक है, समझ रही मेरी बात को? चलना, ये इस जानबूझ के नहीं दी गई है, क्योंकि यहाँ पे कई बार ये प्रश्न ऐसे शब्द आ जाता है ना, तो ऐसे शब्द बहुत सारे ऐसे आएंगे जो डायरेक्ट अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं लेकिन हिंदी में लिख कर देगा। जैसे हमारे राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है, अब वो हिंदी में लिख कर देता है म्यूजियम ऑफ मिनरल्स। अब बताइए उसका क्या कर लेंगे आप? कर सकते हैं क्या कुछ? नहीं, एग्जामिनर है, कुछ भी कर सकता है। अभी रीट के अंदर आपने देखा था कि राजस्थानी भाषा को मान्यता नहीं है, लेकिन राजस्थानी भाषा के प्रश्न उसने दिए, राजस्थानी भाषा के प्रश्न उसने दिए। तो एक चीज का और ध्यान रखना, ये चीज आज ही दिमाग में पिन कर लेना। हम क्या करते हैं कि पढ़ने की चीजें होती है ना, उन पे हमारा फोकस नहीं होता है, और जो नहीं पढ़ने की चीजें होती हैं उन पे हमारा फोकस होता है। उन चीजों पे ज्यादा फोकस होता है क्योंकि अभी हमारी क्या है कि प्लानिंग सही नहीं है। उन चीजों पे ज्यादा फोकस होता है जो परीक्षा में दूर दूर तक कोई संबंध नहीं रखती हैं, दूर दूर तक कोई संबंध नहीं रखती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सभी चीजें पढ़ने की नहीं है, बहुत सी चीजें छोड़ने की हैं। तभी तो आप हमारे संपर्क में आए हो कि भाई हम बताएंगे आपको कि छोड़ना क्या है, छोड़ना क्या है। शायद जो आरएस देंगे, वो जो प्री एग्जाम देके आएंगे ना, उनको पता है कि क्वेश्चन करने ज्यादा हैं कि छोड़ने ज्यादा हैं। जब आप रेशियो निकालेंगे ना, उसमें छोड़ने वाले प्रश्नों का रेशियो ज्यादा रहेगा, करने वाले प्रश्नों का रेशियो बहुत कम रहेगा। ठीक है, तो छोड़ना आना चाहिए, गलत प्रश्न को छोड़ना आना चाहिए जो नहीं आ रहा है। कभी भी ध्यान रखना, किसी परीक्षा में 120 प्रश्न होते हैं, 120 प्रश्न करने वाले का सिलेक्शन आज तक नहीं हुआ है मेरी जानकारी में, तो कभी नहीं हुआ है। क्योंकि भाई 120 प्रश्न तो किसी भी कंडीशन में एक शिक्षक के लिए भी शायद मेरे हिसाब से वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देखते हुए पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, चलना, आ जाइए वापस धरातल पे। लिखना, कर्क रेखा भारत के मध्यवर्ती भाग से होते हुए, कर्क रेखा भारत के मध्यवर्ती भाग से होते हुए, और हर एक चीज को अच्छे से पॉइंट बना के लिखना है, ध्यान रखना बाई लैंग्वेज सारी चीजों को। ठीक है, चलना, लिखो, कर्क रेखा भारत के मध्यवर्ती भाग से होते हुए 8 राज्यों से, 8 राज्यों से गुजरती है। 8 राज्यों से गुजरती है, जिनसे गुजरती है वो आपके सामने है। ठीक है, तो एक क्रम वाइज है, कोई समझ में नहीं आ रहा हो तो पूछ सकता है।
थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के। और ऑटोमेटिक चीज़ें क्लियर होती हुई चलेंगी। ठीक है, माइंड सेट ठीक रखना। चलें, स्टार बना के लिखना। सबने लिख लिया ना यहाँ तक? हाँ ना बोल दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। जी सर। सर मिजोरम की राजधानी है आइजोल। आइजोल, ठीक है। पहला पॉइंट बना के लिखिएगा। लिखना, कर्क रेखा जिन राज्यों से गुजरती है, 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 उनमें से उनमें से 3 राज्य ऐसे हैं। ही 5 को याद कर लेंगे, 3 को करेंगे इससे अच्छा है कम वाले को, कि बच्चे बच्चे सब दक्षिण के अंदर हो जाएंगे। 3 राज्य ऐसे हैं जिनकी राजधानी कर्क रेखा के उत्तर में है। 3 राज्य ऐसे हैं जिनकी राजधानी कर्क रेखा के उत्तर में है। 3 राज्य ऐसे हैं जिनकी राजधानी कर्क रेखा के उत्तर में है। अब वो 3 आपको पता है, नंबर 2 और आखिरी 2। बोले तो राजस्थान, त्रिपुरा और मिजोरम। बात क्लियर है? कोई किसी को समस्या नहीं है? चलेगा, ध्यान देना। एक इंपॉर्टेंट नोट बना के और लिखना, कर्क रेखा के सबसे निकटवर्ती राजधानी, कर्क रेखा के सबसे निकटवर्ती राजधानी, कोई कुछ भी कहे, क्या ध्यान रखना है? अब सर इसको दादागिरी मत समझना, ये ऑथेंटिक है। और गलत चीजों को सही चीजों में परिवर्तित करना बहुत टेढ़ा काम है, विशेषकर हमारे राजस्थान में तो विशेषकर टेढ़ा काम है कि नहीं है? क्योंकि एक चीज होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारा जो राजस्थान का विद्यार्थी होता है ना, मैं भी आपकी तरह से तब ऐसा ही था, हम किताबों पे ज्यादा विश्वास करते हैं, क्योंकि किताबों में लिखा हुआ है, किताबों में लिखा हुआ है, मास्टर मौखिक रूप से बोल रहा है। तो कई बार शंका हो जाती है, हो सकता है घर से पत्नी से लड़के आया हो तो ऐसे भावना बह के कोई गलत बता रहा हो, या हो सकता है मानसिक स्थिति थोड़ी देर के लिए खराब हो गई हो, ऐसा होता है ना कई बार। तो यहाँ पे अगर आप बैठे हुए हैं तो यहाँ पे सबसे जरूरी चीज है कि आपका मास्टर के प्रति फेथ एंड बिलीव जिंदा रहना चाहिए, आस्था और विश्वास जिंदा रहना चाहिए। ठीक है, चलना। लिखो नेक्स्ट पॉइंट। निकटवर्ती राजधानी क्या लिखा आपने? अगरतला। दूरस्थ राजधानी लिखो जयपुर। दूरस्थ राजधानी लिखो जयपुर। दूरस्थ का मतलब सबसे दूर यही है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, ध्यान रखना। दूरस्थ राजधानी क्या लिखोगे? जयपुर। अब मुझे एक बात बताइए, कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई किस स्टेट में है? एमपी में है, और दोनों पास पास में ही है। कमवाला भी इसके पड़ोस में ही है। कौन? राजस्थान। कौन? राजस्थान। तो ध्यान रखना, सर्वाधिक लंबाई लिखो एमपी में, और न्यूनतम कहां पर है? राजस्थान में है। अब यहां से मुझे एक बात बताना कि अभी 2014 के अंदर जब हमारे यहां पर सरकार चेंज हुई, तो उसके बाद में बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिले हैं। हर एक चीज में परिवर्तन देखने को मिले हैं, कुछ अच्छी चीजें की गई हैं। 2015 से पहले क्या था कि भारत के अंदर एक बाबा थे जिनका नाम था रामदेव। रामदेव एक ही वो चैनल हुआ करता था, आज था, उस पे बैठ के सुबह सुबह योग करवाया करते थे। ठीक है, क्योंकि कांग्रेस की उसकी बनती नहीं थी इतनी, विशेषकर प्रधानमंत्री जब नरेंद्र मोदी आए तो उसको पता था कि भाई इन बाबाओं की वजह से ही कुछ हद तक मुझे सपोर्ट मिला है, तो मेरा फर्ज बनता है मैं इनकी कुछ सहायता करूं। कुछ की तो वैसे सहायता की, कुछ की वैसे सहायता की। आपने देखा होगा कि कुछ बाबाओं को जेल में भी ले जाने का काम इन्होंने किया, फर्ज बनता है। ठीक है, और सीधी सी बात है, आज आप जैसा बो रहे हैं कल वैसा खाने के लिए तैयार रहना, सीधी सी बात है। ठीक है,
अब बाबा रामदेव ने इनसे कहा कि यार मैं चाहता हूं कि इस योग को पूरे विश्व में फैलाया जाए। अब इन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से संपर्क किया। उस समय मोदी जी की जानकारी, जो अमेरिकी राष्ट्रपति थे बराक ओबामा, इनकी और उनकी अच्छी मित्रता थी। उन्होंने डायरेक्ट यूएनओ से संपर्क किया और यूएनओ ने 21 जून 2015 को एक स्टेटमेंट जारी कर दिया कि आगे आने वाले जितने भी 21 जून हैं उन सभी को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो आपसे अब देखो, ये 21 जून का चयन ही क्यों किया? क्योंकि सबसे ज्यादा फ्री व्यक्ति, सबसे ज्यादा बिजी व्यक्ति भारत में रहते हैं। टाइम ही कहाँ है? सबसे बड़ा दिन चुना गया कि ताकि उस दिन सभी लोग क्या रहें? फ्री रहें। सभी लोग क्या रहें? फ्री रहें। अभी आप भारत में किसी फ्री व्यक्ति को पूछ लीजिए कि मेरे साथ चलना है फला जगह, बोला टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, तो बैठ के कुछ भी करे। और कईयों के पास इतना टाइम होता है कि पड़ोस में या जैसी भी चल जाए तो 25 लोग जाके खड़े हो जाते हैं, पता नहीं क्या निकाल रहे हैं, अकेले निकाल के खा जाएंगे क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो 21 जून का चयन किया गया। 21 जून 2015 से प्रति वर्ष 21 जून को क्या मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। बात याद रहेगी तो लिखना 21 जून 2015 से 21 जून 2015 से प्रति वर्ष 21 जून 2015 से प्रति वर्ष 21 जून 2015 से प्रति वर्ष 21 जून को प्रतिवर्ष 21 जून को प्रतिवर्ष 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। 3-4 बार परीक्षाओं में भी मनाया जा चुका है, ध्यान रखना। अब आपकी परीक्षा में मनाया जाए तो ढंग से मना के आना, ध्यान रखना, ठीक है। 21 जून से अलावा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। अब मुझे बताइए, जो 2022 वाला योग दिवस था, क्या उसकी कोई थीम रखी गई थी? क्या क्या थी? हमारे लिए योग था, मानवता के लिए योग है। तो लिखिएगा वर्ष 2022 के योग दिवस की थीम, वर्ष 2022, क्योंकि अंतिम 2022 में ही था, अभी 23 में आने वाला है, साथ ही सेलिब्रेट करेंगे, चिंता ना करें, ठीक है। लिखना 2022 के योग दिवस की थीम, लिखो डैश करके मानवता के लिए योग, मानवता के लिए योग। अब क्या हुआ कि देखो 2018 के अंदर विशेष था, क्योंकि 2018 के अंदर बाबा रामदेव चल के आते हैं अपने राजस्थान में। कहां पे आते हैं? राजस्थान में। और राजस्थान के अंदर एक जगह है जिसका नाम है कोटा। अब कोटा के अंदर आपको पता है दशहरा मेला लगता है, आर्ट एंड कल्चर में पढ़ा होगा। दशहरा मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? कोटा का। वैसे मेले तो हर गांव में लगते हैं दशहरे के, लेकिन जो प्रसिद्ध मेला है वो कहाँ का है? कोटा का। अब यहाँ पर एक जगह है, दशहरा मेले के लिए एक जगह आवंटित कर रखी, जिसे दशहरा मैदान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दशहरा मैदान। अब इस दशहरा मैदान के अंदर बाबा रामदेव ने सबको बुला लिया 21 जून को, कि जो भी आना चाहे मुझसे डायरेक्ट योग कर सकता, योग करना सीख सकता है। तो इन्होंने सबको बुला लिया। अब हो सकता है लोग योग कम करने के लिए गए हों, लेकिन बाबा को देखने के लिए जरूर गए थे, बाबा को देखने जरूर गए थे कि वास्तव में ऐसा ही दिखता है कि जैसा है क्या। 1.5 लाख से अधिक लोग पहुंच गए। कितने? 1.5 लाख से अधिक लोग पहुंच गए, और एक साथ उनको बिठा के बाबा ने क्या करवा दिया? योग करवा दिया। और बाबा ने बना दिया विश्व रिकॉर्ड। बाबा ने बना दिया क्या? विश्व रिकॉर्ड। अब विश्व रिकॉर्ड बना दिया तो मुझे बताइए कि जिस पुस्तक के अंदर वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज होते हैं, क्या वो पुस्तक वाले बाबा का नाम दर्ज करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। तो उस पुस्तक का नाम क्या होगा? गिनीज बुक। क्या होगा? गिनीज बुक, जिसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज होते हैं। तो भाई 2018 में बाबा का नाम स्वर्णिम अक्षरों में इस पुस्तक में दर्ज हो गया। किस वजह से हुआ? जानकारी आपको पता है, तो लिखना वर्ष 2018 का अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, हमारे भारत स्तर की बात कर रहा हूं, ठीक है। वर्ष 2018 का अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस राजस्थान के कोटा शहर में, राजस्थान के कोटा शहर में। और ध्यान रखना ये इसका चौथा एडिशन था,
क्योंकि 15 में पहला, 16 में दूसरा, 17 में तीसरा, 18 में चौथा, चौथा एडिशन था, ध्यान रखना, ठीक है। वैसे जनरली ध्यान रखना, ज्यादा जरूरत नहीं रखने की, ठीक है। तो आपने क्या लिखा, वर्ष 2018 का योग दिवस कोटा शहर में मनाया गया। फिर लिखना यहां पर बाबा रामदेव ने, यहां पर बाबा रामदेव ने लगभग 1.5 लाख लोगों को, लगभग 1.5 लाख लोगों को एक साथ योग करवाकर, लगभग 1.5 लाख लोगों को एक साथ योग करवाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया, विश्व रिकॉर्ड बनाया, विश्व रिकॉर्ड बनाया, जिसके कारण बाबा रामदेव का नाम, जिसके कारण बाबा रामदेव का नाम, बाबा रामदेव का नाम गिनीज बुक में दर्ज किया गया, गिनीज बुक में दर्ज किया गया। बात क्लियर है सर? ये तो हमारा किसको लेकर था? अक्षांश को लेकर था। किसको लेकर था? अक्षांश को। अब कॉपी बंद करके सीधे बैठ जाइए ताकि चीजें अच्छे से समझ में आ जाएं, ठीक है। अब देशांतर का आपने पढ़ रखा है, खाली हल्की जानकारी देखना बनता है, ठीक है। आ जाइए। हाँ सर, ये भारत वाला मानचित्र आपको दिख रहा है। अब इसमें सबसे जरूरी चीज है कि आपको 0 डिग्री देशांतर याद होना चाहिए। 0 डिग्री देशांतर भारत के किस दिशा में पड़ रहा है? पश्चिम में। किस दिशा में पड़ रहा है? पश्चिम में। अब अपने को पता है कि यहां से 0 डिग्री शुरू होता है, ऐसे करते 1 डिग्री, 2, 3, 4, 5 ऐसे करते करते हम जब पहुंच जाते हैं कितने पे? 68 डिग्री 07 मिनट। कौन से देशांतर पर? पूर्वी देशांतर पर। अब कईयों के दिमाग में ऐसे कीड़े खाते हैं कि सर दिशा पश्चिम है लेकिन देशांतर पूर्वी क्यों है? क्योंकि भारत पूर्ण रूप से पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है, भारत पूर्ण रूप से पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है। यहां पर अक्षांश उत्तरी आया था दिशा दक्षिण होने के बावजूद, वो इसलिए आया था क्योंकि भारत पूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है, भारत पूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। ये बेसिक बात सबको समझ में आ रही है? यहां से चलते चलते आप कितने पे पहुंच गए? यहां पे 97 डिग्री 25 मिनट पे पहुंच गए, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पे पहुंच गए। तो अब ये कह सकते हो क्या आप कि भारत का देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 07 मिनट पूर्वी देशांतर से शुरू होकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पे खत्म होता है? क्या इन देशांतरों के मध्य भारत दिखाई देता है? पहली बात क्लियर है। अब वो ये कहेगा कि इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? टेंशन में नहीं आना, हमें 25 में से 7 को घटाना है, 97 में से 68 को घटाना है। जब ये दोनों घटाते हो तो कुल अंतर आपके समकक्ष कितना आ जाता है? 29 डिग्री 18 मिनट। कितना आता है प्यारे बच्चे? 29 डिग्री 18 मिनट। देशांतर का 29 डिग्री 18 मिनट, तो अक्षांश का कितना था? 29 डिग्री 02 मिनट। यही था क्या भाई? मैं संपूर्ण की बात नहीं कर रहा, मैं अप्रोक्सीमेट की बात कर रहा हूं। अप्रोक्सीमेट की क्या कर रहा हूं? बात कर रहा हूं। तो क्या ये दोनों डेटा लगभग 29 के बराबर है क्या? अरे हैं भाई, लगभग 29 के बराबर हैं। अब देखो यहां पे आपने देखा था कि भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी थी? 3214 किलोमीटर, यही थी क्या? आप यहां से देखोगे कि भारत की पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है या चौड़ाई है वो कितनी है? 2933 किलोमीटर। आज नहीं, कल नहीं, परसों घर जाके दिमाग में कीड़े खाएंगे कि यहां पे एक चीज जो समझने योग्य थी। आप में से मैथमेटिक्स सबकी काम करती है? थोड़ी बहुत तो आती होगी, जोड़ बाकी गुणा भाग तो सीखे होंगे। अरे ये तो बहुत सी सिंपल चीजें हैं। इन दोनों के बीच का जरा अंतर एक बार बता दीजिए कितना होता है? कई तो अभी निकालेंगे नहीं क्योंकि कई निकाल रहे हैं, बहुत सारे ऐसे हैं क्लास में, कोई तो बता ही देगा। चलो दुखी मत हो, मैं यहां आपको बता देता हूं। 281 कितना आ जाएगा? 281 किलोमीटर का, इतना ही आएगा। घर जाके और देख लेना आप अपने हिसाब से, ठीक है। ज्यादा रहे तो दे देना, कम पड़े तो और ले जाना, वैसे ठीक रहेगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। 281। कभी ना कभी तो ये विचार आएगा कि सर देशांतरीय विस्तार 29 डिग्री 18 मिनट और अक्षांशीय विस्तार 29 डिग्री 02 मिनट। देशांतरीय विस्तार ज्यादा होने के बावजूद भी ये वाला अंतर जो है ये इसकी अपेक्षा ज्यादा है। बात समझ में आई क्या? यहां पे भारत की लंबाई ज्यादा है लेकिन चौड़ाई कम है।
वहीं पे आपने देखा कि यहाँ पे जो आपके लंबाई का जो आपके प्रतिनिधित्व कर रहे थे अक्षांश, उनकी संख्या कम है, लेकिन जो चौड़ाई का प्रतिनिधित्व कर रहे थे देशांतर, उनकी संख्या ज्यादा है। बात क्लियर है? वो इसलिए इतना अंतर है क्योंकि मैंने एक चीज आपको बताई थी कि अक्षांशों के बीच की दूरी लगभग समान होती है, लेकिन देशांतरों के बीच की दूरी बदलती रहती है। जैसे ये आपको ग्लोब दिख रहा है, इस ग्लोब के ऊपर ये ऐसे अक्षांश खींचे गए हैं, इनके बीच की दूरी हमेशा समान रहेगी, किसी प्रकार से कोई परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन जब इनके ऊपर देशांतर अंकित किए जाते हैं तो देशांतरों में इस प्रकार से कुछ डेटा बदलता है। जैसे मान लीजिए यहां पे आपने देखा, यहां से आप देखो ऊपर की तरफ जाने पर यह दूरी कम हो रही है और वापस आने पे बढ़ रही है। सर्वाधिक दूरी भूमध्य रेखा पर होती है, लेकिन जैसे जैसे भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं दूरी कम होती हुई जाती है, अंत में शून्य हो जाती है, क्योंकि सभी जाकर देशांतर इससे 90 डिग्री वाले पोल पे जाकर मिल जाते हैं, एक जगह कनेक्ट हो जाते हैं, तो वहां पर दूरी ऑटोमेटिक शून्य हो जाती है। दूरी ऑटोमेटिक क्या हो जाती है? शून्य। तो यहां पे आप देखो कि ये वाला जो अंतर आया था वो इस वजह से कम था क्योंकि देशांतरों के बीच की दूरी भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर क्या हो रही है? कम हो रही है। अगर भारत और थोड़ा ऊपर होता तो और आपको अंतर कम देखने को मिलता, और अंतर कम देखने को मिलता दूरी का, विशेषकर डिग्रियों की बात नहीं कर रहा। किसका अंतर कम देखने को मिलता? दूरी का। किसका? दूरी का। तो ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पक्की बात है ना? चलना, अभी दो छोटी छोटी बातें लिखो, फिर भारत के समय को लेकर चर्चा करेंगे आपसे। लिखना, भारत का देशांतरी विस्तार। भारत का देशांतरी विस्तार। ठीक है, भारत का देशांतरी विस्तार। पहला पॉइंट लिखो, भारत का देशांतरी विस्तार। 68 डिग्री 07 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य दिखाई देता है। अब वहां पे ध्यान रखना, कई बार मैंने कहा था निकृष्ट आदमी है पेपर बनाने वाला, वो यहाँ पे कई बार पूर्व की जगह पश्चिम दे देता है और हम थोड़ा सा भावनाओं बहकर देखते ही नहीं है, पूरा चेक ही नहीं करते, तो हमें चेक करना पड़ेगा। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो जितने भी आपके साथ गेम खेलेगा वो पहले ही मैं खेल चुका हूंगा। मतलब जब जब आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए जाएंगे उसमें सारे के सारे प्रश्न घुमावदार ही होंगे, थोड़े थोड़े, ठीक है? आएंगे, सबको टेंशन मत लेना, वो तब आएंगे जब मैं बताऊंगा, उस समय आपको आएंगे कि यार ये तो ऐसे ही हो सकता था, लेकिन मैंने थोड़ा सा इस्तेमाल नहीं किया इसका, ठीक है? चलना। और एक चीज और ध्यान रखना, प्रकृति में जिस चीज का उपयोग नहीं होता है ना वो खराब हो जाता ये दिख रही है ना? पात्र है, ये बर्तन है ना। आज घर जाके पूछना मम्मी से कि मम्मी अपने घर में बर्तन कौन से ज्यादा चलते हैं? जो काम में आ रहे हैं वो ज्यादा चल रहे हैं, जो रखे हुए हैं वो ज्यादा चल रहे हैं? रखे हुए बर्तन 3 या 4 साल में ऑटोमेटिक टूट जाते हैं, और जो उपयोग में आ रहे हैं वो 10 साल से चलते हुए आ रहे हैं, अगर सुरक्षित आप उपयोग कर रहे हैं तो। अन्यथा युद्ध जैसी स्थिति में उनको काम में लिया जा रहा है तो फिर वो ज्यादा दिन नहीं चल पाते हैं। और आजकल की पीढ़ी में तो बर्तन कहाँ चलते हैं? नहीं चलते हैं। पहली वाली पीढ़ी में थोड़ी शांति थी इसलिए बर्तन ज्यादा चलते थे, ठीक है? हाँ हाँ, बाकी तो पता चलेगा जब आप इस तरीके की स्थिति का सामना करेंगे, ठीक है? चलना। तो इस मस्तिष्क का भी सेम ऐसा ही है, अगर उपयोग नहीं हुआ तो ये मशीन खराब हो जाएगी, मशीन खराब हो जाएगी, मैं फिर कह रहा हूं, इसका सदुपयोग करो, ठीक है? चलना, आ जाओ वापस। लिखो, कुल विस्तार। कुल विस्तार कितना था प्यारे बंधु? 29 डिग्री 18 मिनट। अक्षांश का कितना था? 29 डिग्री 02 मिनट था। कितना था? 29 डिग्री 02 मिनट था। बताइए, कोई दिक्कत नहीं है? फिर लिखिएगा, भारत की पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई। पश्चिम की चौड़ाई
या मैं ये भी कह सकता हूं क्या कि भारत के पूर्वी और पश्चिमी स्थानों के मध्य दूरी, बात तो एक ही है, बात तो एक ही है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। चौड़ाई कितनी थी? 2933 किलोमीटर। फिर मुझे बताइए भारत की लंबाई व चौड़ाई। अब लंबाई आपको पता है उत्तर से दक्षिण निकाली थी आपने, और चौड़ाई कैसे निकालेंगे? पूर्व से पश्चिम। लंबाई व चौड़ाई के मध्य अंतर, चौड़ाई के मध्य अंतर कितना आता है भाई? 281 किलोमीटर आता है, 281 किलोमीटर। ठीक है, आ जाएगा। अब ये लिख के न कॉपी बंद कर दो, इंपॉर्टेंट चीज समझने योग्य। ठीक है, हमें पता है कि भारत के अंदर अंग्रेज आए। मुझे एक बात बताना, अंग्रेज आए भारत के अंदर, भारत को लूटा, अच्छा किया कि बुरा किया? ऐसे कितने मानते हैं कि बहुत अच्छा किया ये काम? ऐसा कितना लोग हैं जो इस बात का पुरजोर विरोध करते हैं कि यार किया तो गलत ही था, ऐसा नहीं करने चाहिए था? मुझे बताइए एक बात, आज के इस मानव के डीएनए में एक चीज समाहित है कि वो बिना किसी प्रलोभन के कोई कार्य करता ही नहीं है। ऐसा कोई है क्या या यहाँ पे जो आनंद के लिए आया है? किसके लिए आया है? पैसे के लिए। किसके लिए आया है? पैसे के लिए, क्योंकि नौकरी लगी पैसा मिलेगा। भाई फ्री में तो कोई काम होता नहीं है। अंग्रेजों ने आया, हमें लूटा, बहुत अच्छा किया, ऐसा मेरा मानना है। कारण, क्योंकि अंग्रेज नहीं आते तो हमें आज राजाओं के शासन से मुक्ति नहीं मिलती। यहां कोई अजमेर का होगा, वो किसी चौहान वंश के राजा के अधीन होता। मैं जयपुर से हूं तो मैं किसी ढूंढाड़ के राजा के अधीन होता कि नहीं होता? क्योंकि वो परंपरा समाप्त होती ही नहीं। तो अच्छा किया उन्होंने। अब सुनना, भारत ने जो आजादी प्राप्त की थी वो कब की थी भाई? है? अरे कब की थी? कईयों को तो शंका हो रही है 1947 में मिली थी कि नहीं मिली थी, कईयों को तो शायद अभी तक नहीं मिली होगी, है ना? अरे हम आजाद हैं, स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं। अनुच्छेद भी बहुत, हमारा जो संविधान के अनुच्छेद की प्रक्रियाएं हैं वो इस बात को बताती हैं। स्वतंत्रता का अधिकार कहां से कहां तक है हमारे संविधान में? 19 से 22, 19 से 22। बात क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। अब सुनना, यहां पे हमारा भारत आजाद होता है 1947 में, 1947 में, 47 में। ठीक है, अब जब 1947 में भारत आजाद हुआ ना, तो उससे पहले तक की स्थिति ये थी कि भारत का कोई अपना मानक समय नहीं था, क्योंकि पूरे विश्व में मानक समय का निर्धारण हो जाता है 1884 में। कहां से? अब सुनना, उस समय क्या था कि 1884 में पूरे विश्व में मानक समय का निर्धारण इस 0 डिग्री से ही क्यों हुआ? ऐसा इसलिए था कि ये बीचों बीच थी, ऐसा नहीं था, क्योंकि उस समय पूरे ब्रिटेन का, पूरे दुनिया भर में उनका बोलबाला था। तो उन्होंने एक तरीके से तानाशाही का इस्तेमाल करते हुए यहां पर मानक समय मान लिया 0 डिग्री पे, और ये कह दिया कि इस 0 डिग्री के अनुसार ही पूरे विश्व में मानक समय चलेंगे। इसको नाम दे दिया इन्होंने जीएमटी, ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम। अब तय ये कर दिया कि इस जीएमटी के पूर्वी साइड में जितने भी देश हैं वो हमारे इस मानक समय से प्लस कर सकते हैं, और जो पश्चिम में जितने भी देश हैं वो इस मानक समय से क्या कर सकते हैं? माइनस। क्या कर सकते हैं? माइनस। कोई दिक्कत नहीं, कर दिया इन्होंने। अब 1947 में जैसे ही भारत आजाद हुआ तो अब अंग्रेज छोड़ के चले गए, तो अब भारतीयों ने सोचा कि यार समय का तो कुछ किया जाए, क्योंकि दिक्कत आएगी आगे चल के। तो इन्होंने क्या किया कि 1947 में मानक समय मानने के लिए एक जो है कमेटी बना ली कि भाई ये कमेटी अपनी जो रिपोर्ट देगी उसके आधार पर हम जो है मानक समय मानेंगे, क्योंकि इतना बड़ा भारत था तो अभी एक से ज्यादा मानक समय देना पॉसिबल नहीं था, पॉसिबल नहीं था। तो इन्होंने क्या किया कि यार इतना बड़ा भारत है, इस कोने से इस कोने तक आने में 2 घंटे लग जाते हैं, तो अब क्या किया जाए कि भाई ये 2 घंटे का अंतर इधर वाले लोगों को भी भारी नहीं पड़े और इधर वाले लोगों को भी भारी नहीं पड़े। एक काम करते हैं, भारत के टोटल देशांतरों को लिखते हैं। बोला
टोटल देशांतरों को लिखा, कितना आया 29। इसका बोला 1/2 कर लो, कितना कर लो 1/2, कितना होता है 1/2 29 का 14.5 होता है, कितना होता है 14.5, यानी 14 डिग्री 30 मिनट। बोला इसको लगभग 68 डिग्री मान लेते हैं और इसको लगभग 97 डिग्री मान लेते हैं। बोला या तो 68 में 14.5 प्लस कर लो या इधर से माइनस कर लो, ताकि बीचों बीच आ जाएंगे आप, ताकि बीचों बीच आ जाएंगे। इन्होंने क्या किया कि एक लाइन जो है वो आधार मानी, सुनना यहां से, एक लाइन आधार मानी और वो लाइन जो आधार मानी इन्होंने वो यहां से मान ली। एक मिनट, ठीक है, यहां से एक लाइन मान ली इन्होंने सीधी की सीधी, ऐसे कैसे। अब यहां पे बीचों बीच मान ली इन्होंने और इस लाइन का मान कितना रख दिया इन्होंने 82.5, कितना रख दिया 82.5, कौन सा पूर्वी देशांतर। और एक जगह को इन्होंने आधार मान लिया और वो जगह थी कौन सी, नैनी। नैनीताल नहीं तो उत्तराखंड में चले जाओगे, नैनी, और नैनी पड़ता है इलाहाबाद या प्रयागराज में। यहां पे मानक समय निर्धारित कर दिया कि यहीं से भारत का मानक समय चलेगा, यानी इस जीएमटी से यहां तक आने में जो समय लग रहा है उस समय के आगे का जो मानक समय है वही हमारा मानक समय होगा। समझ में आ जाएगी बात, अभी एक निकाल के बताएंगे आपको। यहां पे एक छोटे से स्थान को आधार मानते हुए भारत का मानक समय निर्धारित हो गया 1947 में। उस समय कुछ भारत के बड़े महानगर थे, जिनमें एक तो था मुंबई, एक था इधर कौन, कोलकाता। इन्होंने कहा कि यार हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं है, हम महानगर हैं, मानक समय माना गया है, हम में से किसी एक को भी नहीं पूछा कि भाई मानक समय मान रहे हैं, आपका कोई विचार है क्या, हमें अलग मानक समय देना चाहिए था। ये तो हमारी प्रतिष्ठा के खिलाफ जाकर काम कर दिया। इन दोनों ने संगोष्ठी करके बोला भाई देख, एकजुट रहना है, इस मानक समय को अपन नहीं मानेंगे। भारत सरकार एक दिन थक कर ऑटोमेटिक अपने को मानक समय दे देगी। भारत सरकार को इन्होंने प्रस्ताव भेज दिया कि हमें अलग मानक समय चाहिए, इसको हम नहीं अपनाएंगे। भारत सरकार ने सोचा कि यार अगर इनको अलग मानक समय मिल गया आज एक छोटी सी डिमांड के ऊपर, तो भाई वो राजस्थान तो किसी भी कंडीशन में नहीं मानेगा। हमारे राजस्थान के अंदर 19 रियासत थी, भारत के अंदर 562 प्लस रियासतें थी एकीकरण के दौरान, आजादी के दौरान। जिस समय 19 रियासतों को भारत सरकार को एक करने में 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का समय लग गया। अगर मैं कह रहा हूं 50 रियासत होती ना तो एकीकरण अपन भी देख रहे होते, आज बैठ के आराम से देख रहे होते। 19 रियासत एक होने में इतना समय लगा सकते हैं, तो 50 प्लस रियासत होती तो आज एकीकरण हमारे सामने होता, हमारे सामने होता। बोले वो राजस्थान किसी भी कंडीशन में नहीं मानेगा। एक काम करते हैं, इनको कुछ नहीं कहें, चुपचाप इनको विरोध करने दो। जिस दिन इनको लगेगा कि अब दिक्कत हो रही है उस दिन ये ऑटोमेटिक अपने आप अपना लेंगे। समय बीतता गया बीतता गया, 1955 में देखा कि भारत सरकार नहीं मानेगी। अब हमारे दिमाग में एक प्रश्न आएगा कि सर एक देश में एक से अधिक मानक समय हो सकते हैं क्या? बिल्कुल हो सकते हैं। अगर केंद्र सरकार इस बात की अनुमति देता है तो हो सकते हैं, बाकी कोई राज्य सरकार अपनी तरफ से ये तय नहीं कर सकती कि मेरा मानक समय अलग है। अगर ये अधिकार राज्य सरकारों के पास प्राप्त होना तो आज भारत के प्रत्येक राज्य में अलग अलग मानक समय हो, अपना अपना असुविधा हो, उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सबका अलग मानक समय हो। अब यहां से केंद्र सरकार जब तक नहीं कहेगा तब तक मानक समय नहीं दिया जाएगा। 1955 में देखा कि 8 साल से बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, चुपचाप इन्होंने कहा कि हमें यही मानक समय कबूल है, हमें यही मानक समय क्या है, कबूल है, हमसे भूल हो गई थी, क्षमा करें, इसी मानक समय को हम अपनाते हैं। आज से, तब से लेकर आज तक कोई डिमांड नहीं रखी, कोई डिमांड नहीं रखी, बस केवल हमारे लिए थोड़ा सा इन्होंने रायता फैला दिया, क्योंकि हमसे ये पूछेगा कि भाई कौन से दो ऐसे शहर थे जिन्होंने मानक समय को 1947 में नहीं अपनाया था। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, मुंबई और कोलकाता। बताइए बात क्लियर है क्या, पक्की बात है, कोई दिक्कत नहीं है? लिखिएगा पॉइंट बनाकर, लिखिएगा पॉइंट बनाकर, लिखना। तो अब एक छोटी सी सूचना है, मतलब छोटी सूचना है मतलब आपके लिए,
छोटी सूचना ये है कि कल आपका जो है ऑफ रहेगा, कल का, हाँ शनिवार का, ठीक है। संडे को आपकी यथावत क्लास रहेंगी, राइट, यथावत क्लास रहेंगी। और जो सुपर 30 के अंदर बालक हैं, बालिकाएं हैं, वो नीचे जाते समय जब जाएंगे उस समय ऑफिस में मिलकर जाएं एक बार। हो सकता है आपके लिए कोई गुप्त सूचना हो, ठीक है, बाकी टेंशन मत आना, है ना। क्योंकि कई बार क्या होता है, गुप्त सूचनाओं के चक्कर में हम हमारा दिमाग कहीं और ही लगा लेते हैं, पता नहीं टेंशन हो जाती है ना कई बार। पड़ोसियों की हल्की सी आवाज आने लग जाए, बड़ी टेंशन हो जाती है, किस बात को लेकर युद्ध हो रहा है ना। आ जाओ वापस, ध्यान दो, लिखो भाई, लिखना भारतीय भारतीय मानक समय रेखा, इसी को लिखना IST। IST बोले तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन, या इसी को बोल सकते हैं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। इसमें एरो डाल के आपको लिखना है, ठीक है। मैंने इसके 3 नाम आपको बता दिए, भारतीय मानक समय रेखा, IST, और या 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। तीनों में से कोई सा भी दे सकता है, आपको ध्यान रखना है, आपको ध्यान यहां से रखना है। बात क्लियर है। अब इसमें एरो डाल के हम लिख सकते हैं। यहां तक पहुंच गए, कोई दिक्कत नहीं है, पक्का चलेगा। लिखना भारत का, जी क्या, ये भी कह सकते हो इसको, ये भी कह सकते हो, इसी का मान है 82.5 डिग्री। भारतीय मानक समय रेखा का जो मान है ना, वो 82.5 डिग्री है। समझ में आ गई बात। चलना, किसी भाई बहन को कोई शंका हो ना तो बता दिया करो, ठीक है। पूछने के अलग से कोई पैसे नहीं है, उसी फीस में है मेरी क्लास में। और देखो, ये सत्य बता रहा हूं, मुझे इस चीज का दुख नहीं होगा कि आप फेल हो जाएंगे, मुझे इस बात का दुख होगा कि आप पढ़ने के बाद फेल हो जाएंगे। क्योंकि मैं अपनी तरफ से यहां पर, मैं ही नहीं, संस्थान का प्रत्येक टीचर आपको यहां से 100% देगा, 100% देगा, ध्यान रखना, ठीक है। किसी प्रकार से कोई भी टीचर अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ेगा। कमी रहेगी तो हो सकता है ऐसा शब्द सुनने को ना मिले, क्योंकि ना शब्द तो हमें पसंद ही नहीं है, ठीक है। चलना, लिखना पॉइंट बनाकर, इसमें एरो डाल के लिख रहे हो ना, लिखना भारत का मानक समय, भारत का मानक समय, भारत का मानक समय 1947 में 47, 1947 में 47, ठीक है, 47 में इलाहाबाद के निकट, इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान पर, इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान पर, इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान पर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर निर्धारित किया गया। तो देखो यहां से प्रश्न निकालते हैं, कैसे कैसे प्रश्न पूछ सकता है एग्जामिनर। जो अभी लाइन लिखी है, आपसे पूछा जाए कि भारत का मानक समय कब निर्धारित किया गया था, 1947 में। किस स्थान के निकट निर्धारित किया गया, नैनी नामक। कब 1947 में, कितने डिग्री पर, 82.5। मैंने लॉजिक आपको बता दिया, 82.5 ही क्यों माना, क्योंकि ये मिड में था, ये क्या था, मिड में था, ताकि इधर वाले लोगों को परेशानी नहीं हो, इधर वाले को परेशानी नहीं हो। बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इसमें लिखना मुंबई तथा कोलकाता ने मानक समय को, अब देखो वो लिखने की आवश्यकता नहीं है कि भाई ये ऐसे ऐसे रूट गए थे फिर उनको आगे चलकर दिक्कत हुई, वो अपने केवल घरेलू बात थी, अपन ने घर तक ही सीमित रहे। लिखना मुंबई तथा कोलकाता ने मानक समय को 1955 में अपनाया था, 1955 में अपनाया था, 55, 1955 में अपनाया था। बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है।
1955 में अपनाया था। यहां तक की बात क्लियर है? चलेगा। अब देखो, ध्यान देने योग्य बात है, इंपॉर्टेंट बात है। यहां तक तो ठीक है मामला। फिर ये कहेगा कि भारत का मानक समय जीएमटी से आगे है या पीछे है। अब देखो, आपके मास्टर ने भी बताया था कि अगर आप पूर्व में हैं तो आप प्लस रहेंगे। अब कईयों को डायरेक्ट डेटा याद है 5.5 घंटे का, लेकिन हो सकता है कोई ऐसा भाई बहन हो जिसको ये नहीं पता हो कि भाई 5.5 घंटे क्यों आया। आप कुछ भी मत करो, केवल और केवल 82.5 को कितने से गुणा कर लो? 4 से। सर 4 से मैंने इसलिए गुणा किया है क्योंकि सूर्य 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लेता है। टोटल देशांतर कितने हैं? 360। गुणा का 4 करते हो तो कितना होता है? 1440। 1440 मिनट में 24 घंटे होते हैं। कितने होते हैं? 24 घंटे होते हैं। तो यहां से देखो, अब इतना पता होना चाहिए कि डिग्री को पार करने में मिनट का समय लेता है और मिनट को पार करने में सेकंडों का समय लेता है। कौन? सूर्य। तो इनको अलग अलग 4 से गुणा करो। 30 को 4 से गुणा करोगे कितना आता है? 120। क्या है? सेकंड। सेकंड का सिंबल मैंने बताया था डबल होता है। सेकंड का क्या होता है? डबल। 4 का 2 8, 8 चुके 32, 328 क्या है? मिनट है। 120 क्या है? सेकंड। क्या 120 सेकंड मिनट में बदलने योग्य हैं? उड़ा दो इनको, लेकिन 2 मिनट को जेब में लेके नहीं घूमना है, इधर दे देना है। कितने हो गए? 330 मिनट। क्या 330 मिनट घंटे में बदलने योग्य है? कितने घंटे? 5 घंटे में 300 मिनट होते हैं और 30 मिनट और ऊपर है, मतलब 5.5 घंटे। 5.5 घंटे आगे है। अगर हम यहां से पश्चिम में होते तो क्या हमारा मानक समय जीएमटी से पीछे होता? और यदि इसी लोकेशन पे होते तो हम 5.5 घंटे पीछे होते। 5.5 घंटे पीछे होते। तो लिखिएगा, पॉइंट बनाकर लिखना, भारत का मानक समय, भारत का मानक समय, भारत का मानक समय जीएमटी से, जीएमटी से, जीएमटी से, जीएमटी का फुल फॉर्म यहां लिख सकते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे, ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे है। फिर अगर जीवन में कभी श्रीलंका और नेपाल जाने का अवसर प्राप्त हो तो मैं आपसे यह नहीं कहूंगा कि आप अपनी घड़ी के मानक समय को या अपने घड़ी के समय को बदलें। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो भी इसी मानक समय के अनुसार चलते हैं, वो भी इसी मानक समय के अनुसार चलते हैं। तो अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि 82.5 डिग्री पे किन किन देशों का मानक समय आता है, तो नेपाल है, भारत है और श्रीलंका है। भारत है और श्रीलंका है। अगर आप भारत के ही एक पड़ोसी देश पाकिस्तान में जाओगे तो आप यहां से इधर जब जाओगे तो पाकिस्तान में आपको केवल और केवल आधा घंटा और पीछे चलना है, क्योंकि वो हमसे थोड़ा पहले है, हमसे थोड़ा पहले है। इधर बांग्लादेश में जाओगे तो और आधा घंटा थोड़ा आगे हो जाएगा, आधा घंटा थोड़ा क्या हो जाएगा? आगे हो जाएगा। तो ये छोटा छोटा डिफरेंस है जो आपको याद होना चाहिए, याद होना चाहिए। बात क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? पक्की बात है ना? चलना। अब यहां से देखने योग्य बात है कि ये मानक समय रेखा कितने राज्यों से गुजरती है। तो देखो, 1 2 3 4 5, कितने से गुजरती है? 5 से। तो पॉइंट बनाकर लिखो, मानक समय रेखा 5 राज्यों से गुजरती है। मानक समय रेखा 5 राज्यों से गुजरती है। अब वो राज्य क्रम से याद होने चाहिए। उसमें 3 तो प्रदेश है, 3 तो क्या है? प्रदेश हैं। पहला प्रदेश उत्तर प्रदेश, दूसरा प्रदेश मध्य प्रदेश, क्रम वाइज लिख रहे हैं तो छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश। फिर कई बार ये भी कहता है एग्जामिनर, क्या कहता है जरा सुनना, इधर से लिख लिया ना सबने ये? पक्का?
हाँ ना बोल दिया करो। एक एनर्जी होनी चाहिए आपके अंदर। मैं ऐसे नहीं कहता कि मैं ही एनर्जी का पावर हाउस हूं, लेकिन मैं इतना मानता हूं कि मैं आपको रात को 12 बजे मिलूंगा ना, तो मैं इसी एनर्जी के साथ मिलूंगा। क्योंकि मैंने दिमाग में एक चीज पिन कर रखी है कि या तो कोई काम करो मत करो, तो फिर उसको पूरी ईमानदारी से, पूरे प्राणों के साथ और पूरी मनसा के साथ करो, ताकि हमारा जो मन है ना, वैसे मरा हुआ नहीं दिखाई दे, मरा हुआ दिखाई ना दे। और दूसरी चीज, एक चीज और दिमाग में पिन कर लो इस चीज को, हमारे को आलस इसलिए आते हैं, आप मुझे जीवन में कभी भी कहीं भी आप मिलोगे, उबासी मुझे कभी आएगी नहीं। इसलिए नहीं कि मैंने उबासी नामक सॉफ्टवेयर को डिलीट कर रखा है, नहीं, आप कितनी उबासी लेंगे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं उस चीज को माइंड में लाता ही नहीं। होता क्या है, क्लास में एक जने को उबासी आ जाती है, पूरी क्लास में फैल जाती है। ये संक्रमण है। ये क्या है? संक्रमण है। जब हम, एक तो होता है सुनना, ठीक है, गुजरती होगी शायद। एक होता है ध्यान से सुनना, सब आने दो, आने दो, है ना, ठीक है। तो इसलिए ध्यान से सुना करो। सुनते तो सभी हैं, कई सुन के बेचारे इधर से भी निकाल देते हैं क्योंकि घर वालों ने यही कह रखा है, भाई कोई कोई बात कहे इससे सुनना और इससे निकाल देना। अब घर वालों ने ये नहीं कहा कि कोई काम की बात कहे तो उसको रोक लेना बीच में है कि नहीं? चलना, आ जाओ, देखो इधर, ये दिख रहा है आपको? ये कहेगा कि ये जो मानक समय रेखा है और ये जो कर्क रेखा है ना, एक दूसरे को आपस में कहां पर काटती हैं। तो यहां पे ध्यान रखना, ये इस तरीके से लाइन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक दूसरे को जहां काटेंगे ना, वो स्टेट होगा छत्तीसगढ़। यहाँ पे देखो, इस वाले पॉइंट पे आपको दिख जाएगा छत्तीसगढ़ में एक दूसरे को कहां पर है, ये आपस में काट देंगे। तो लिखना, कर्क रेखा तथा मानक समय रेखा एक दूसरे को आपस में, कर्क रेखा तथा मानक समय रेखा एक दूसरे को आपस में, कर्क रेखा तथा मानक समय रेखा एक दूसरे को आपस में छत्तीसगढ़ राज्य में काटती हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में काटती हैं, ठीक है। फिर कल जाते समय मैंने एक बात आपको कही थी कि मैं कल जब आप आओगे तो बिना घड़ी के समय निकालना सिखाऊंगा, है ना, ठीक है। कॉपी बंद कर दो, नहीं तो समय खराब हो जाएगा, है कि नहीं? अब देखो, टाइम बेसिस जो सवाल हैं वो सबसे पहले अधीनस्थ बोर्ड ने पूछना चालू किए थे। टाइम बेसिस जितने सवाल हैं वो सबसे पहले अधीनस्थ बोर्ड ने पूछना चालू किए थे। बात दिल्ली तक पहुंच गई है, एसएससी भी इनको पूछता है, तो राजस्थान तो पूछता ही पूछता, क्योंकि ट्रेंड ही राजस्थान ने शुरू किया था। अब समय ज्ञात करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना, मैं केवल और केवल यहाँ पर 4 छोटे छोटे नियम बता रहा हूं, उनका पालन तो करना ही पड़ेगा, उनका पालन करना पड़ेगा। परहेज कुछ भी नहीं है उनके लिए कि भाई कुछ छोड़ना पड़ेगा क्या, नहीं, कुछ नहीं, जो जो खा रहे हो ना खाते रहो, नियमों को आप थोड़ा सा ध्यान रखो, ठीक है। देखो, हमारा पॉइंट रहेगा समय ज्ञात करना। अब एक चीज आपको अच्छे तरीके से दिमाग में बिठा लेनी है कि समय ज्ञात करने के लिए केवल देशांतर काम में लिए जाते हैं, अक्षांश कभी काम में नहीं आते हैं। अगर किसी सवाल में कोई अक्षांश दे भी रखे हो, इसका मतलब वो भ्रमित करने के लिए दे रखे हैं, पढ़ना ही नहीं है, क्रॉस लगा देना जहां भी दिखे, क्योंकि वो आपको भ्रमित करने के खूब प्रयास करेगा, ठीक है। लेकिन आप भ्रमित मत होना। आपको सबसे पहले क्या करना है, पहला नियम, 2 देशांतरों के बीच का अंतर निकालना है। 2 देशांतरों के बीच का अंतर निकालना है। 2 देशांतर कौन से? एक पे समय देना और एक पे समय पूछना, एक पे समय देना और एक पे पूछना। एक देशांतर दे देगा, उस पे समय दे देगा कि भाई इस देशांतर पे ये समय है, क्योंकि हर जगह का देशांतर तो आपको भी नहीं पता, तो मुझे भी नहीं पता, तो वो कैसे दे सकता है? वो उन जगहों के देशांतर खाली छोड़ देगा जिनको कंपलसरी याद रखना पड़ेगा आपको, और वो चर्चित जगह कुछ भी नहीं, आपके किसी डिस्ट्रिक्ट की हो सकती है अप्रोक्सीमेट, आपके राजस्थान में कोई भी एक मिड की हो सकती है, या पूर्व में हो सकती है, या पश्चिम में हो सकती है। आपके भारत में मिड की हो सकती है, पूर्व की हो सकती है, पश्चिम की हो सकती है, या कुछ चर्चित जगह हैं जिनके बारे में आपको देखना है, जिनके बारे में आपको देखना है, ठीक है। चलना, सेकंड क्या कहेगा कि अंतराल जब आ जाए तो अंतराल को कितने से गुणा करना है?
4 से। अभी आपने देखा था 0 और 82.5 के बीच का अंतर निकाला था, कितना आया था 82.5। आपने कितने से गुणा किया था 4 से। तीसरा नियम क्या कहता है कि प्राप्त समय हमेशा हमेशा मिनटों में प्राप्त होगा। कईयों के दिमाग में कीड़े खाएंगे, सर अभी तो सेकंड और मिनट दोनों में आया था। मुझे एक बात बताना, सेकंड की कीमत बड़ी थी या मिनट की कीमत बड़ी थी? मिनट की। तो लगभग जो मिनट की कीमत बड़ी है, मतलब सेकंडों में समय बहुत कम वैल्यू में आएगा, बल्कि ज्यादा आएगा किसमें? मिनट में। किसमें आएगा? मिनट में। अगर कोई सेकंड मिनट में बदलने योग्य है तो बदल लो, नहीं तो छोड़ दो। अभी 120 मिनट में बदलने योग्य था कि नहीं था? था। प्राप्त होगा उसे घंटे में परिवर्तित करना, घंटे में परिवर्तित करना। अब देखो, ये जो यहां से आगे का जो नियम है ना, वो हर कंडीशन में लागू नहीं होगा। मान लीजिए आपके पास 60 या 60 से अधिक मिनट हैं तो ही आप घंटे में बदलें, अन्यथा ऐसा नहीं हो कि आपके पास 35 मिनट आ गए और आप कह रहे हो आधा घंटा और 5 मिनट, फिर आप में और उसमें कोई फर्क नहीं रहेगा। किसमें? हमारे भावी प्रधानमंत्री, हाँ जी, राहुल गांधी जी, है कि नहीं है? वो बोलते हैं 1,85,000 को बोला 1,35,000, 1,35,000। ऐसे नहीं हो कि आधा घंटा 5 मिनट, आधा घंटा 5 मिनट, नहीं तो फिर स्थिति वैसी हो जाएगी और पप्पू पास नहीं होगा, है कि नहीं है ना? तो इधर ध्यान दो, 35 मिनट कभी भी नहीं होंगे, 60 या 60 से अधिक हो तो ही उस कंडीशन को फॉलो करें। ठीक है, ध्यान रखना। चौथी कंडीशन है दिए गए समय के, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। दिए गए समय के, यानी जो समय दे रखा है उस समय के पूर्व में जाना है, पूर्व में जाना है तो प्लस, और पश्चिम में जाने पर क्या होगा? माइनस होगा। यानी समय पूर्व में अगर जा रहे हो तो क्या होगा? प्लस, और पश्चिम में माइनस। अब मैं मेरी तरफ से 2 सवाल करवाऊंगा, बाकी सवाल आपके होंगे, जवाब मेरे होंगे, क्योंकि सारे सवाल अगर मैं मेरे ही करवा दूंगा ना तो आपको क्या लगेगा? फिक्स सवाल थे, हमें तो पूछा ही नहीं, हमारी तो इच्छा ही नहीं ली, क्या है? ठीक है। और अगर आप चाहें तो शुरुआत आपसे भी कर सकते हैं, शुरुआत आपसे भी कर सकते हैं। जैसे पहले सवाल के लिए चलते हैं। सर पहला सवाल बहुत इजी है, बहुत इजी है। कोई देगा पहला सवाल? जिन्होंने पहले समय के कोई सवाल पढ़ रखे हैं, मैं ही दाग दूं पहला सवाल? अब देखो, सुनना ध्यान से। यदि 35 डिग्री 05 मिनट पश्चिमी देशांतर पर प्रातः 4:15:29। अब देखो समस्या नंबर 1, यहां पे क्या होता है कि ये सभी 2 बार बजते हैं, लेकिन ये बजते ही अगले के बजा देते हैं 12। घड़ी में 12 बजते ही अगले के 12 बज जाते हैं। मेरी भी खूब बार बजे थे, अब नहीं बजेंगे। ये एक तो AM होता है, एक PM होता है। बड़ी मां मुश्किल से याद करते हैं, लेकिन कई बार AM PM और PM AM हो जाता है। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये 2 बार बजते हैं, एंटी मेरिडन और प्राइम मेरिडन। हम राजस्थान के हैं, हमारी अंग्रेजी बहुत अच्छी होती है। वो राजस्थान की अंग्रेजी इसलिए अच्छी होती है क्योंकि यहाँ का मास्टर ही हिंदी में पढ़ाता है। अंग्रेजी का मास्टर देखा होगा ना आपने, हिंदी में पढ़ाता है। सही है, देख चेक करके देखो पीछे जो अंग्रेजी पढ़ के आए हैं। मुझे तो इसलिए समझ में नहीं क्योंकि मास्टर हिंदी में पढ़ाता था, तो मैंने कि यही हिंदी में पढ़ा रहा है तो फिर मैं अंग्रेजी क्यों पढ़ूं? समस्या है। ठीक है, तो यहां से देखो, राजस्थानी भाषा में देखना है A फॉर अंधेरा, M फॉर में, इधर से P फॉर प्रकाश और M फॉर में। मतलब एक अंधेरे में बजते हैं, एक प्रकाश में बजते हैं। अंधेरा रात में होता है कि दिन में होता है? कईयों के तो दिन में भी हो रखा है अभी, है कि नहीं है? रात में होता है, इसलिए रात वाले 12 बजते ही AM और दिन वाले PM। ध्यान रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब 12 नहीं बजेंगे, अब अगले के 12 बजाने हैं।
ठीक है, ध्यान देना, यहां से कोई दिक्कत नहीं है। तो एएम पीएम का कंसेप्ट क्लियर है, 12 वाले विशेषकर। तो ये किस में आएगा, एएम में आएगा, सुबह के हैं तो एएम में आएगा, ठीक है। का समय है, तो बताइए 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर क्या समय होगा। करना क्या है, कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, जैसा मैं तरीका बता रहा हूं उसी तरीके को फॉलो करना है। सबसे पहले सवाल पढ़ना है, फिर नियमावली में चलेंगे। पहली नियमावली का जो नियम पहला वो क्या कह रहा है, दो देशांतरों के बीच का अंतर निकालना। दो देशांतर कौन से भाई, एक देशांतर तो ये वाला जिसपे समय दिया हुआ है, जिसपे समय दिया हुआ है, बात क्लियर है। एक देशांतर ये जिसपे समय पूछ रहा है, जिसपे समय क्या कर रहा है, पूछ रहा है। अब कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले डायग्राम बनाना आना चाहिए। डायग्राम आप जब बना रहे हो उस समय आप सबसे पहले 0 डिग्री अंकित करो। ये 0 डिग्री इसलिए अंकित कर रहे हैं ताकि दिशाओं का ज्ञान रहे कि पूर्व किधर है, पश्चिम किधर है। क्योंकि ये 0 डिग्री आएगा तभी तो पूर्व पश्चिम का निर्धारण होगा ना, डायरेक्ट नहीं होगा, ध्यान रखना। कई अभी इसमें दिमाग लग रहा है मैं डायरेक्ट कर लूंगा, एक दो सवाल में हो सकता है तुक्के से कोई सही हो जाए, अन्यथा मैक्सिमम सवाल ऐसे होंगे जो उल्टे पड़ जाएंगे, फिर ध्यान रखना, ठीक है। चलना, 0 डिग्री अंकित कर लिया। अब आपको क्या करना है, इसमें जो देशांतर दे रखे हैं उनको पढ़कर अंकित करना है। पहला देशांतर क्या कह रहा है, 35 डिग्री 05 मिनट पश्चिमी देशांतर। अब मुझे बताइए पूर्व पश्चिम, पश्चिम किधर है, जिस साइड में खड़ा हूं, पक्की बात है नहीं, सबके भेजे में उतर रही बात। तो यहां पे लिख सकते हैं कि 35 डिग्री 05 मिनट पश्चिमी देशांतर, पक्की बात है। यहां पे समय क्या है, 4:15:29 AM, पक्की बात है। दूसरे देशांतर को पढ़िए, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। पूर्व किस साइड होता है, इस साइड होता है ना, तो यहां पे एक लाइन खींच दूं, यहां पे समय पूछा है ना आपसे, पक्की बात है ना। अब यहां से पहला स्टेप आपको फॉलो करना है, एक देशांतर ये है और एक ये है। 0 तो केवल इसलिए दिया है ताकि इन दोनों में कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं हो, कोई विवाद नहीं हो। आपको क्या करना है, इन दोनों देशांतरों के बीच का अंतर निकालना है। अब अंतर निकालने के लिए एक छोटी सी प्रक्रिया मैं और बताता हूं, ध्यान देना। इसमें इस नियम को फॉलो करना है, समान देशांतर होने पर, समान मतलब समझ गए, जब दोनों पश्चिम पश्चिम हो या दोनों पूर्व पूर्व हो, इस बात को यहां ध्यान रखना। समान देशांतर होने पर घटाकर अंतर निकाल लें, ठीक है। और विपरीत होने पर, विपरीत होने पर कैसे निकालें, जोड़कर, बात क्लियर है। तो अब देखिए एक बार इस सवाल में देखना, विपरीत है कि समान है, विपरीत है। तो विपरीत का नियम क्या कहता है, जोड़ दो, दोनों को प्लस कर दो। तो इधर कोने में लेके प्लस कर दें क्या, 35:05 69:30। अब मुझे बताइए दोनों को प्लस करने पर अंतर आ जाएगा क्या, हर बार घटाकर अंतर नहीं निकालना है, कई कई बार जोड़कर भी अंतर निकालना है। क्योंकि मैंने कहा था समान देशांतर हो तो घटा दो और विपरीत हो तो जोड़ दो। विपरीत मतलब एक पश्चिम और एक पूर्व, जोड़ दो दोनों को, कितना होता है 35, इधर कितना होता है, कितना 104, पक्की बात है। अब क्या करना है, अंतराल आ गया ना, दूसरा नियम क्या कह रहा है, गुणा 4, गुणा 4, 4 से गुणा कर दो, इसको 4 से, इसको 4 से। अब सभी सावधान हो जाएं एक बार, किसी भी भाई बहन का भाग्यशाली का नंबर आ सकता है कैलकुलेशन करवाने में, क्योंकि मुझे तो मैथ आती ही नहीं है, सच में नहीं आती है, विश्वास नहीं है, नहीं आती है। चलो भाई 5 का गुणा 4 कितना होता है 20, कितना होता है 20, ठीक है। 4 का गुणा 3 कितना होता है 12, ये 2 हैं, कितने हो गए 14।
140 सेकंड हो गए क्या? इसको 4 से गुणा करो, कितना होता है? 16 और 4, 416 मिनट हो गया क्या? पक्की बात है ना? अब मुझे बताइए, क्या ये 416 मिनट और 140 सेकंड हो गए क्या? 140 सेकंड के कितने पूरे पूरे मिनट बन सकते हैं? 2 मिनट बन सकते हैं। लेकिन अब मैं इसका आगे का सॉल्यूशन यहां प्रस्तुत कर रहा हूं, ठीक है? अब लेकिन यहां पे देखो, ये 416 मिनट और 140 सेकंड आ गए। यहां पे देखो 2 मिनट बना दिए, इधर प्लस करेंगे। यहां से देखो 2 मिनट देने के बाद भी कितने सेकंड बचते हैं? 20 सेकंड। इधर ये कितने हो गए? 418। क्या 418 मिनट घंटे में बदलने योग्य हैं? कितने घंटे बन रहे 418 मिनट के? 6 का पाड़ा बोल लो, 60 का तो नहीं आएगा, 6 का बोल लो। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 चीक 36, 6 7 42। ज्यादा चला गया क्या? ज्यादा चला गया। कितनी बार जाएगा? 6 बार। कितनी बार? 6 बार। 6 बार जाता है तो कितना हो गया? 360। 360 को इसमें से घटा दीजिए, कितने आगे? 58। तो 6 घंटे 58 मिनट और 20 सेकंड आ गया क्या? इतना अंतर, समय का अंतर आ गया। अब क्या करना है? चौथे नियम को पढ़ना है बड़े आराम से। चौथा नियम क्या कह रहा है कि दिए गए समय के पूर्व में जाना है तो प्लस और पश्चिम में जाना है तो माइनस। अब ध्यान देना, यहां से मुझे बताइए, ये समय दे रखा है, इस समय के इस साइड जाना पड़ रहा है। बताइए कौन सी दिशा है? पूर्व है। पूर्व का नियम क्या कहता है? प्लस। अब क्या करेंगे? इन दोनों मानों को 4 15 29 और 6 58 20 को क्या करेंगे? प्लस करेंगे। देखो क्या कितना है? 6 58 20। उधर कितना था? 4 15 29, यही था। क्या करना है? प्लस कीजिए। कितना हो गया? 49। कितना हो गया? 8 और 5 13, 5 और 1 6 और 1 7। इधर कितने हो गए? 10। 10 बज के 73 मिनट और 49 सेकंड। क्या 73 को थोड़ा हल्का किया जा सकता है? कैसे? 1 घंटा उधार ले लो इससे, क्योंकि इधर क्या इसका संतुलन नहीं बैठ रहा। तो क्या इधर ये समय 11 13 49 AM का रहेगा क्या? अब सुनना, 20% सवाल समझ में सबको आया होगा शायद, क्योंकि 100% तो नहीं आया। देखो वापस चलते हैं, वापस कमर की पेटी बांध लो, सीधे बैठ दो। मतलब ऐसे सुस्त अवस्था में चले जाते हो यार। सच बता रहा हूँ, एक बात बताऊं क्या, दिल से बता रहा हूँ, जब आप उदास होते हो ना तो फिर मुझे टेंशन होने स्टार्ट हो जाती है। तो या तो इसको मैं जो बोल रहा हूँ अच्छा नहीं लग रहा है, या फिर इसके कोई घरेलू टेंशन है। नौकरी सबकी लगेगी, मैं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ नौकरी सबकी लगेगी। वो यहां से भाग्य निर्धारित करके आप जाओगे, ठीक है? देखो सबसे पहले हमें कुछ भी नहीं किया था, केवल और केवल समय ज्ञात करने के लिए 4 फॉर्मूले काम में लिए थे और इन 4 नियमों को हमने दोहराया था। पहला नियम क्या कह रहा है? 2 देशांतरों के बीच का अंतर निकालना। अंतर को कितने से गुणा करना? 4 से। प्राप्त समय किस में प्राप्त होगा? मिनटों में। उसे किस में परिवर्तित करोगे? घंटे में। दिए गए समय के पूर्व में जाना है तो प्लस, पश्चिम का नियम माइनस। पहला सवाल आ गया कि यदि 35 डिग्री ये ठीक है कंप्लीट, हमने क्या किया? 0 डिग्री अंकित किया। पहले देशांतर को देखा, 35 डिग्री 05 मिनट पश्चिमी देशांतर। किस साइड था? इस साइड, हमने अंकित कर दिया। फिर दूसरा देशांतर 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, इस साइड था, हमने इसको भी अंकित कर दिया। फिर हमने अंतर निकालने के लिए देखा कि दोनों समान है कि विपरीत हैं। विपरीत हैं क्योंकि एक पूर्व है और एक पश्चिम है, तो विपरीत होने पर हमने क्या कर दिया? जोड़ दिया। जोड़ने पर हमारे पास कितना आया? 104 डिग्री और 35 मिनट। प्रेम से दोनों को 4 4 से गुणा कर लिया। इसको 4 से गुणा करने पर 140 सेकंड आए और इसको 4 से गुणा करने पर 416 मिनट आए। उधर भीड़ ज्यादा थी इसलिए अकेले में लेके आए इधर। समझाया इनको कि भाई 140 तू इधर 2 मिनट दे दे, तेरा काम हल्का हो जाएगा। इसने 2 मिनट इधर उधार दिए, 140 के 20 बन गए। क्योंकि कईयों को तभी ऐसा लगा जादू कर दिया, 140 के 20 ही बना दिए, है कि नहीं है? ऐसा नहीं है। देखना कईयों के पास संपत्ति बढ़ेगी भी, इधर देखना।
यहां पे ध्यान देना, अब ये 2 मिनट इधर दे दिए, कितने हो गए 418। 418 के पूरे पूरे 6 घंटे बन सकते थे। अगर हमारे पास 2 मिनट और होते तो हम 7 घंटे के मालिक होते। कितने के होते? 7 घंटे के। लेकिन 6 घंटा 58 मिनट और 20 सेकंड हमारे पास समय आया। हमने कुछ भी नहीं किया, दिए गए समय के हमें पूर्व में जाना था, हमने इसको क्या कर दिया? प्लस कर दिया। किसमें? जो समय दे रखा था उसमें प्लस करने पर हमारे पास ये समय प्राप्त हो गया। बताओ दिक्कत आएगी क्या? नहीं। सबसे पहले नियमों को लिखो एक बार, हेडिंग लगाना, समय ज्ञात करना, समय ज्ञात करना। क्षमा चाहता हूं, थोड़ा सा 5 मिनट ऊपर लूंगा आपसे, ठीक है? किसी को जल्दी तो नहीं है ना? चलो भाई, किसी को समय दे रखा है, जाऊंगा मैं तो, है ना? चलना। और अगर चाहते हो, एक बात और सुनना, अगर चाहते हो कि आपसे मिलने के लिए कोई समय मांगे तो दूसरों को समय देना आज से ही बंद कर दो। क्योंकि जब तक आप दूसरों को समय देना बंद नहीं करोगे ना, तब तक वो समय नहीं आएगा जब तक लोग आपसे मिलने के लिए समय मांगेंगे। ठीक है? फिर 2-4 दिन का अपॉइंटमेंट लेके ही मिल सकता है आपसे, 6 महीने मिलना बंद कर दो आप सबसे। ठीक है? फिर फोन करके पहला 10 बार पूछेगा कि भाई मिल सकते हो क्या? अभी किसी से मिलने चले जाते हो ऐसे ही यार, थोड़ी है। बंद करो उस सिस्टम को। अब कल रहेगी छुट्टी, क्या कल इस प्रकार के 5-5 सवाल आप कर सकते हो अपने घर से? अब देखो, जब नेक्स्ट टाइम आप आओ ना, तो उन सवालों को साथ लेके आना, क्योंकि कई क्या कहते हैं हमने तो सर घर पे ही कोशिश करी थी। कोशिश को साथ लेके आना। कहीं कोई पड़ोसियों की कोई कोशिश हो उसको पकड़ के मत ले आना, उसका तो मैं क्या करूंगा यहाँ, है कि नहीं है? बाकी जैसे अभी कुछ सब्जेक्ट्स आपके जो नहीं लगे ना, वो भी आपको लगवा दिए जाएंगे एक बार, सारे सब्जेक्ट। ठीक है? ताकि आपको ये तसल्ली हो जाएगी कि भाई जो भी सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं सारे बढ़िया पढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है? और जब नेक्स्ट टाइम आएंगे ना, तब तक हमारे टॉपिक भी पूरा हो जाएगा और मेरे साथ टेस्ट भी चलकर आएगा। 50 प्रश्नों का टेस्ट होगा। ठीक है? टॉपिक वाइज हर टॉपिक में होगा वो टेस्ट, वनडे एग्जाम के हिसाब से। और जो मेंस वाले हैं उनके लिए अलग से मेंस का अलग सेशन स्टार्ट कर दिया जाएगा। ठीक है? और यहाँ पर जो हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे वो भारतवर्ष के किसी भी एक दिवसीय एग्जाम में बैठेगा, तो उसको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि अब मैं और इसके अलावा क्या पढूं। नहीं, सारे के सारे इसमें से प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। अभी तो आपको भरोसा नहीं है, लेकिन जैसे जैसे टॉपिक्स होते जाएं वैसे वैसे भारतवर्ष की जितनी परीक्षाएं हो चुकी हैं उनके प्रश्न आप मिलाते जाइए। अगर कोई प्रश्न आपसे नहीं बैठ रहा है उसको मेरे पास लेके आइए, मैं उसका इलाज कर दूंगा। ठीक है? चलना। वैसे तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको कभी। ठीक है? चलना, लिखो पॉइंट बनाकर। ये 4 नियम लिखिएगा आपने। अब एक सवाल मैंने किया तो अब एक सवाल आप भी तो कर सकते हो ना वैसा। पक्का? भाई उस सवाल का तो औचित्य ही क्या निकला, या उसको लिखोगे, वो पीडीएफ में मिल जाएगा, घर पे लिख लेना उसको आराम से। ठीक है? अब एक सवाल, हाँ सर आप कोई सवाल पूछ रहे हैं? हम्म। ऐड इसलिए किया सर हमने, क्योंकि देखो चौथा नियम क्या कह रहा है कि दिए गए समय के, जो समय दे रखा है उसके पूर्व में जाना है तो प्लस होगा, पश्चिम में जाना है तो माइनस होगा। अगर यहां से इस वाले समय के ऊपर यहां पे समय दिया हुआ होता और इधर का समय पूछता तो हम पश्चिम में चले जाते, तो हम इसको माइनस कर देते। तो हम इसको क्या कर दे? माइनस। क्योंकि अब यहां पे समय दिया हुआ है और इधर का समय पूछा है, इसलिए हमें पूर्व में आना पड़ रहा है। और पूर्व का नियम क्या कहता है? प्लस। और पश्चिम का नियम क्या कहता है? माइनस। किसी भाई बहन के पास कोई सवाल है? देखो क्राइटेरिया क्या रहेगा? क्राइटेरिया ये रहेगा कि आप 179 से आगे पूर्व में मत जाना और 179 से आगे पश्चिम में मत जाना। वो इसलिए, ऐसा नहीं है कि इससे आगे सवाल बन नहीं सकते, क्योंकि इससे आगे देशांतर होते ही नहीं है। अब अपनी गाड़ी 120 चलती है, क्या 140 चला सकते हो क्या? अरे मीटर फाड़ के चलेगी क्या? नहीं ना। तो फिर कैपेसिटी है उतना ही तो चल पाएगी ना।
तो यहाँ कैपेसिटी ये है कि 179 से आगे इधर मत जाना, 179 से आगे इधर मत जाना। कोई है ऐसा भाई बहन जिसके पास कोई एक अच्छा सवाल हो? कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन बताओ। हाँ हाँ सर। टोटल अक्षांश रेखाएं, सुनना, वैसे तो अपन जब आएगा कंसेप्ट तो उसमें पढ़ेंगे। अगर टोटल अक्षांश रेखाओं की बात करता है ना तो 181 होती है सर। एक जना बोले ताकि सभी का तो वो बात एक ही है। सुनना, इसमें 3 प्रश्न बनते हैं छोटे छोटे। जैसे ये वृत्त है, इस पर इस प्रकार से, और अंत में जाके यहां पे बिंदु बनता है ये, ठीक है, ये बिंदु बनता है, और यहां पे इस तरीके से अक्षांश रेखाएं होती हैं। अब उसमें ये एग्जामिनर क्या करता है, पहला प्रश्न तो ये पूछता है कि अक्षांश वृत्त कितने हैं। तो अक्षांश वृत्तों को आपको ध्यान रखना है 179। क्लियर है? मैं अभी एक एक दो दो क्लियर करूंगा। उसने कहा कि अक्षांश कितने हैं, मूल अक्षांश 180। अक्षांश रेखाएं कितनी हैं 181। अब सुनना कैसे, कैसे सुनना, ध्यान देना। मैंने कहा कि अंत में ध्रुवों पर जाकर बिंदु यहां भी बन रहा है और यहां भी बन रहा है। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, बात क्लियर है? और एक ये मध्य में 0 डिग्री। क्लियर है बात? मुझे बताइए यहां से यहां तक कितना चलना पड़ रहा है, 90। यहां से यहां तक कितना चलना पड़ रहा है, 90। ये 0 डिग्री है क्या? बिल्कुल है। 90 90 कितने होते हैं, 180। और एक 0 डिग्री वाला पोल कितने हो गए, 181। ध्यान रखना, यहां पे ये जो बिंदु बन रहा है ना, इस बिंदु को एक रेखा तो अपन मान सकते हैं लेकिन एक वृत्त नहीं मान सकते। क्या मैं इस बिंदु को वृत्त मान सकता हूं क्या? मैथमेटिकल जो आपके लैंग्वेज है ये कहती है कि बिंदु एक रेखा तो हो सकती है लेकिन बिंदु एक वृत्त नहीं हो सकता। ध्यान रखना, बिंदु एक वृत्त नहीं हो सकता। तो ध्रुवीय क्षेत्रों में जाकर यहां पे वृत्त नहीं बन रहा, यहां पे वृत्त नहीं बन रहा। जब इन दो जगह वृत्त नहीं बनेगा तो मुझे बताइए अब टोटल रेखाएं कितनी थी, 181। ठीक है, ध्रुवों पे वृत्त नहीं बन रहा, एक उत्तर में नहीं बन रहा, एक दक्षिण में। 2 वृत्त कम बन रहे हैं, रेखाओं की अपेक्षा 2 वृत्त क्या बन रहे हैं, कम बन रहे हैं। जब 2 माइनस करोगे तो क्या 179 आ जाएगा क्या? बात क्लियर है? तो यहां से ध्यान रखना, अक्षांश वृत्त तो 179 होते हैं जबकि रेखाएं 181 होती हैं। ध्यान रखना, प्रश्न अलग अलग प्रकार से पूछा जा सकता है। भूमध्य रेखा को मूल अक्षांशों में शामिल नहीं किया गया है, इसलिए मूल अक्षांशों की संख्या कितनी है, 180। बात क्लियर है? अब एग्जामिनर कई बार ऐसे प्रश्न पूछता है, कैसे अक्षांश रेखाओं की संख्या होती है। प्रश्न को ध्यान से समझना, अक्षांश रेखाओं की संख्या होती है। उसने कहा 181, आधे से ज्यादा यहीं ढेर हो जाएंगे क्योंकि मैंने अभी बताया 181। आप लगा क्या आओगे मुझे पता है क्योंकि मैंने बता दिया ना, लगा क्या आओगे। सेकंड ऑप्शन 179, 180 और 180 प्लस 1। अब तो पहुंच जाओगे 180 प्लस 1 पे क्योंकि अलग दिख रहा है, और सही भी यही होगा। ध्यान रखना, सही भी यही होगा। दिमाग में घर जाके कीड़े खाएंगे कि सर 181 क्यों सही नहीं हुआ। सुनना, मैंने क्लास में कहा कि क्लास के अंदर 100 बच्चे हैं, 100 छात्र हैं। पहली बात तो ये कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि 100 छात्रों में से 70 तो लड़के हैं, 30 लड़कियां हैं। बताइए बढ़िया बात कौन सी लगेगी, 70-30 वाली या डायरेक्ट 100 वाली? 70-30 वाली। अब यहां पे ऐसे बढ़िया क्यों लग रहा है, इसका कहने का मतलब यह है कि 180 तो गौण रेखाएं हैं जबकि एक प्रधान रेखा है। मैंने उस दिन चर्चा करी थी कि भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा भी कह सकते हैं, प्रधान रेखा भी कह सकते हैं। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि सभी अक्षांश रेखाएं जो खींची गई है ना, उसको आधार मानते हुए खींची गई हैं। क्योंकि मैंने पृथ्वी के यहां सेंटर बिंदु से ये रेखा गुजारी थी और फिर इस पे यहां पे पॉइंट मान के यहां से कोणीय दूरी निकाल निकाल के इन रेखाओं का निर्धारण किया था। तो बताइए सब में जो मुख्य रेखा मैंने मानी थी वो कौन सी मानी थी, भूमध्य रेखा। कौन सी मानी थी, भूमध्य रेखा। तो अब यहां पर इसका कहने का मतलब है कि यहां पे जितने भी अक्षांश दिए गए हैं उनमें से 180 तो कैसे हैं, गौण हैं, जबकि एक प्रधान है। और ये प्रश्न ध्यान रखना यूपीएससी के अंदर पूछा भी जा चुका है, एसएससी ने भी इस प्रश्न को दोहरा दिया है। सेम विकल्प थे, वहां पर 180 प्लस 1 माना गया था। ध्यान रखना 181 गलत हो गया था।
इस कंडीशन में गलत हो गया था क्योंकि व्यवस्थित कंडीशन कौन सी है, 180 + 1 वाली है, ध्यान रखना। अगर यहां पे ये नहीं होता ना तो आप आराम से 181 लगा के आ सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, 181 लगा के आ सकते थे। टोटल देशांतर बिना किसी अवरोध के कितने होते हैं, 360। बस आपको यही चीजें ध्यान रखनी है। अब इसमें आप जगह जगह जितना जितना पढ़ोगे ना उस जगह अलग अलग दे रखा है। कईयों में दे रखा है कि 179 अक्षांश रेखाएं होती हैं, कई जगह दे रखे हैं तो 180 व्रत होते हैं, 181 व्रत होते हैं। कैसे होंगे सर, मैंने आपको प्रैक्टिकली बता दिए हैं, ठीक है। और इनमें और डिटेल से जब अक्षांश देशांतर हम पढ़ेंगे तो प्रत्येक का मैं आपको मान एक एक का बताता हुआ चलूंगा, और कहां कहां पे कितनी कितनी दूरियां ये निर्धारित करती हैं वो भी मैं बताता चलूंगा। इनके महत्व पर प्रकाश डालेंगे, तो महत्व क्या क्या हो सकते हैं इनके, ठीक है। चलना, एक सवाल अभी बता रहे थे आप, कौन बताएगा सवाल? अब एक सवाल तो लेना ही पड़ेगा। हाँ एक सवाल लेंगे छोटा सा बस, ताकि घर जाके करने में कोई परेशानी नहीं आई। एक सवाल कोई भी, मैं ही दे दूं क्या? वो तो मुझे ही पता था। ठीक है चलना, लिखिएगा। यदि 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 एक 105 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर पर दोपहर के 1:56:15 PM का समय है, तो बताइए 45 डिग्री 55 मिनट पूर्वी देशांतर पर क्या समय होगा? 2 मिनट का समय है, तीसरा मिनट मेरा है, ठीक है। 2 मिनट आपके हैं, तीसरा मिनट मेरा है। ऐसे घर पे 5-5 सवाल तो बना सकते हो ना ऐसे, इनसे मिलते जुलते। दिक्कत आएगी कईयों को, क्योंकि कई कोशिश ही नहीं करेंगे। कई देखो आके ये कहेंगे नेक्स्ट डे, साहब हमसे तो सवाल ही नहीं बने, तो हम कैसे करते? सवाल अगर लिख लिया हो तो मैं उधर उस वाले पे चलूं, ताकि आप वहां से चीजों को कुछ हद तक देखकर चीजों को समझ सकें। लिख लिया सवाल सबने? तो अब तो मुझे लग रहा है वहां जाना ही पड़ेगा। डायग्राम बनाए, सावधानी पूर्वक बनाए, भावनाओं बहकर ना बनाए, ठीक है। एक मिनट हो चुका है। नहीं सर, अभी भी गलत रास्ते आप जा रहे हैं थोड़ा सा। चलो कोई नहीं, ध्यान देना इधर। ये सवाल आपके पास। अब देखो कुछ भी नहीं करना, खाली पेज पे चलना है, 0 डिग्री अंकित करना है। कर दिया आपने 0 डिग्री। सवाल को पढ़ना स्टार्ट करो। पहला देशांतर क्या है? 105 डिग्री 15 मिनट, ठीक है। पूर्वी देशांतर है, किस साइड है पूर्वी? इस साइड है,
तो हम एक छोटा सा लाइन खींच के कह देंगे कि 105 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर। इस पे समय क्या दे रखा था? 1:56 कितना कितना 15 PM। ठीक है, दूसरा देशांतर क्या था? 45 डिग्री 56 55 45 55 पूर्वी। अब मुझे बताइए 45 55 पूर्वी इन दोनों के बीच में या इधर बीच में या उससे आगे? बीच में। बीच में इसलिए क्योंकि ये इसकी अपेक्षा तो क्या है? छोटा है, इसकी अपेक्षा बड़ा है। तो 45 डिग्री 55 मिनट कौन सा देशांतर है? पूर्वी देशांतर। यहां पे समय पूछा है। पहला नियम क्या कह रहा था? दो देशांतरों के बीच का अंतर। अब मुझे बताइए दोनों देशांतर समान हैं कि विपरीत हैं? समान। समान का नियम क्या कहता है? नहीं, माइनस कहता है। समान का नियम क्या कहता है? माइनस, क्योंकि कानून सबूत मांगता है मेरे भाई। ये देखो, ये सबूत आपके समकक्ष पेश किया गया था। समान देशांतर होने पर घटा दो और विपरीत होने पर जोड़ दो। तो क्या दोनों समान है? क्या नियम क्या कहेगा? घटा दो। अब देखो 105 डिग्री 15 मिनट, इसमें से कितना घटाना है? 45 डिग्री 55 मिनट। अब मुझे बताइए यहां पर दिक्कत आई होगी थोड़ी सी, क्योंकि 15 में से 55 नहीं जा रहा। बचपन में जोड़ बाकी गुणा भाग किए होंगे। जब कम पड़ जाता था तो पड़ोसी से उधार लेते थे। इससे कहा कि यार 1 डिग्री उधार दे दे, तेरे पास तो घना ही है, 1 डिग्री से उधार लेके आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। 1 डिग्री की कीमत कितनी है? 60 मिनट। नियम ये कहता है कि जिससे जितना लेके आए हो ना उतना उससे पहले जमा करो। 105 था, ये कितना हो गया? 104। इधर ये कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। अब किसी को ऐसा तो नहीं है कि 15 का 75 कैसे बना दिया साहब? नहीं, प्रेम से बनाए, क्योंकि 1 डिग्री आप उधार लेके आए हो, अब 75 हो गया। क्या अब माइनस हो सकता है क्या आराम से? कितना हो जाएगा? 20। इधर माइनस करो, कितना बचता है? हाँ 59 59। ऐसा मुझे बताइए ये अंतर किस किस के आया था? मतलब 10% के तो आया है। ठीक है, अब क्या करना है? इसको कितने से गुणा करना है? 4 से। इसको भी 4 से। 20 चौके 80 क्या है? सेकंड। 9 चौके 36, 4 पंजे 20 और 3 23। क्या ये भी अंतर आया था क्या किसी के? सबके आया था, जिनको यहां तक पहुंचे आया होगा शायद। अब इस 80 सेकंड के कितने मिनट बना सकते हो? पूरे पूरे 1 मिनट। 1 मिनट बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 मिनट बना के कितने कर दो? 237। लेकिन फिर भी 20 सेकंड क्या बच गए? शेष बच गए। अब 237 सेकंड सॉरी मिनट के कितने घंटे बन सकते हैं पूरे पूरे? कोशिश करो। 3 घंटे बन सकते हैं। 4 तो बन ही नहीं सकते, क्योंकि 4 में तो 240 हो जाते हैं। तो 3 घंटे आप बना दो। 3 घंटे की कीमत कितनी है? 180 मिनट है। ये क्या करना पड़ेगा? माइनस। 180 को माइनस कर दो, कितना होता है? 3 घंटे कितना? 57 मिनट और 20 सेकंड। क्या ये समय का अंतराल इतना आ गया? क्या ये अंतर किस किस के आया था? मतलब रेशियो धीरे धीरे घट रहा है। अब मुझे बताइए यहां से ऊपर देख के चलने पर ठोकर खा सकते हैं क्या? आप यहां से घर जाओगे, ऊपर देखते हुए जाओगे क्या? नीचे देखते हुए जाओगे, क्योंकि रास्ता इधर से दिखता है। अब यहां पे भी ऊपर देख के जाओगे ना तो गड़बड़ हो जाएगा। ऊपर देखते ही ये कहेगा कि पूर्व में चल रहा है, लेकिन एक्चुअल स्थिति है यहां से इधर जा रहे हो। कौन सी दिशा में जा रहे हो? पश्चिम में। कौन सी दिशा में जा रहे हो? पश्चिम में। ऊपर देखते ही कौन सी दिशा आ जाएगी? पूर्व। तो ऊपर नहीं देखना है, ध्यान रखना। यानी अब दिए गए समय के कौन सी दिशा में जाना पड़ रहा है? पश्चिम में। पश्चिम का नियम क्या कहता है? माइनस। 1:56 15, 3:57 20। नीचे वाली संख्या बड़ी है और ऊपर वाली छोटी है। मन तो करता है ऊपर ले लें इसको, भगवान देख रहा है, कोई नहीं देख रहा लेकिन भगवान देख रहा है, गलत हो जाएगा। अब ये इसमें से माइनस करना टेढ़ा काम, क्योंकि इधर ये भी नहीं जा रहा, इधर ये भी नहीं जा रहा, इधर ये भी नहीं जा रहा। टेंशन में आने की आवश्यकता नहीं है।
अभी आप देखो ये कितना समय दिख रहा है, 14, 2 बज रहे हैं एक्चुअल में, लेकिन ये रेलवे के अकॉर्डिंग कितना हो रहा है, 14 हो रहा है। तो यहां पे ये रेलवे के अकॉर्डिंग 1 है तो कितना हो जाएगा, 13। तो 1 के 13 बन सकते हैं क्या, बिल्कुल बन सकते हैं। अरे रेलवे के अकॉर्डिंग समय को क्या कर लिया, बदल लिया। 1 के 13 हो गए, मतलब काम हो गया, काम हो गया। 1 घंटा उधार दे दो इधर इसको, 1 घंटा क्या दे दो, उधार दे दो। 1 घंटा उधार दोगे तो इधर 1 घंटे की कीमत कितनी है, 60 मिनट है। कितना है, 60 मिनट है। अब 1 घंटा इधर उधार दिया है तो इधर जमा करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, करने पड़ेगा। इधर कितना हो गया, 12। अब मुझे बताइए 60 और 56 कितने होते हैं, 116 होते हैं क्या। 116 इधर बना दो इनके, किनके, 56 के। 116 अगर आपने बना दिए यहां पे, तो मुझे बताइए यहां से अब घटाना आसान होगा। अब इसके पास जैसे ही 116 है, 15 जाके बोला यार हमें भी कुछ दे दो, आपको उधर से लोन मिला है दे दो यार। बोला ले जा यार, अब तो खूब है मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं है। और जो देता है उसी का बढ़ता है। 1 मिनट उधार लेके आ गया, इसको सेकंड चाहिए थे कितने, 60। 1 मिनट उधार लेके आ गया, इधर कितने बच गए, 115। कितने बच गए, 115। बात क्लियर है क्या, 115 बच गए। इधर 1 मिनट उधार लेके आ गया, इधर 60 आ गए, कितने हो गए, 75। कितने हो गए, 75। अब बताओ आसानी से ये घटा सकता है क्या, बिल्कुल घटा सकता है। 75 में से 20 घटाइए, कितने बचते हैं, 55। इधर इसमें से 115 में 57 घटाइए, कितने, 58। इधर कितने बचते हैं, 9। कितने बचते हैं, 9। 9 58 55। ये समय किस किस के आया था। अब सुनना देखो ध्यान से, समस्या ये थी कि इसको एएम लिखें पीएम लिखें। अब देखो यहां से ये 13 था, पीछे 3 घंटे चले गए, 4 घंटे लगभग, तो ये समय किस में हो जाएगा, एएम में। क्योंकि जब आप कोचिंग आए थे उस समय एएम का समय हो रहा था क्या। अब दोपहर के 12 को क्रॉस कर गई घड़ी, तो किस में चले गए, पीएम में। तो बताइए इसका ये सिंपली उत्तर आ सकता है क्या, पक्की बात है। हो सकता है कईयों को घर जाने की जल्दी में जबरदस्ती आ गया हो, ऐसा होता है, ठीक है। तो ऐसे अगर आप घर जाके इसको वापस से रिवाइज करके देख लेना एक बार, ठीक है। जब अब कल जब आएंगे, मतलब कल का मतलब जब नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे, तो आपको सूर्य उदय करना भी सिखाऊंगा, सूर्य उदय करना भी सिखाऊंगा। जिनके अभी अस्त नहीं हो, सॉरी उदय नहीं हुआ है, अस्त हो रखा है, उनके उदय हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपके 2 मिनट का समय और लूंगा मैं आपसे, फिर अपन साथ साथ चलेंगे, ठीक है।